यूं ही चला चल राही यूं ही चला चल। इस आदमी को देखो तो दिमाग में क्या आता है कि एक मोटरसाइकिल पे एक आदमी आएगा, ऐसे चाकू मार के चला जाएगा। यार ये ऐसा आदमी टेररिस्ट कैसे बन सकता है यार। लोग जितना सीरियस बनते उतना मैं सीरियस हूं नहीं। भाई मैं ऐसा हूं। मैंने पहला रूल किया था कयामत से कयामत तक। आज की तारीख में क्या है कि सबको हीरो बनना है। आपने लगान मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। मनी सर के साथ है सुपर। मैं सीढ़ियां चढ़ते 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 ऊपर पहुंचता हूँ, शिवो हम। ढैंग 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 मंकी मैन हम लोग, मतलब मैंने देख लिए। व्हाट वाज हॉलीवुड लाइक। It was Dave who wanted me to be part of the film. He used to call me Makran G, and that G का संबोधन was for a gangster. फिल्म देखी, I just loved it. स्वदेश जब बना रहा था तब उसने पूछा आप करेगा, और मैंने जब गाना सुना मैंने कहा ये क्या गाना है यार। शाहरुख है अब तो। मुझे लगता है कि कभी कभी रोल भी, कैरेक्टर्स भी अपना एक्टर ढूंढते हैं। एक्टर और एक्टिविस्ट, आर्ट की अपनी एक ऑडियंस होती है। आर्टिस्ट को अपनी बात आर्ट के थ्रू बड़ी स्ट्रांगली कहनी चाहिए। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में कड़वाहट आ रही है तो मुझे ऐसा लगता है आर्ट कम हो रही है। मुझे नहीं लगता कि खाली पेट हम धर्म की बातें कर सकते हैं। मैं किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। यार आजकल ना इंफॉर्मेशन ओबेसिटी हो गई है। जो एक क्रांति लाना चाहते हैं वो अलग लोग हैं। गालिब अगर चाहते बाहर जाके के लड़ाई कर ले तो नहीं कर सकते थे। अब कैन भी हो गया तो अब इरादा क्या है। हेलो एंड वेलकम टू लेफ्ट राइट सेंटर। मैं हूं नितिन सुखीजा। आज जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ कराने से पहले मैं बड़ा कंफ्यूज था कि मैं क्या क्या बताऊं, क्योंकि उनके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि मस्त हैं, मलंग हैं। उनको देख के लगता है कि वो अपनी दुनिया में रहते हैं। जो लोग उनको जानते हैं वो ये कहते हैं कि बहुत निश्चल हैं, निष्कपट हैं, अपनी धुन में रहते हैं। और उनके ऊपर एक गाना बड़ा ऐप्ट था, यूं ही चला चल राही यूं ही चला चल, मिल जाएगा रास्ता, दे छोड़ दुनिया के झमेले, रंग फूलों के ले ले। पर जब भी उनको आप स्क्रीन पर देखते हैं तो आपको याद आता है एक आदमी जो खून कर रहा है, एक आदमी जो गुंडों के संग है, एक आदमी जो डाकू है। पॉपुलर रोल्स में से मकरंद देश पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो पहला सवाल मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, जी। नोइंग यू कि भाई एक आदमी है जो एज अ पर्सन, मकरंद देश पांडे, दैट आई हैव हर्ड ऑफ एंड आई हैव मेट यू अर्लियर एंड आई नो यू अ लिटिल। वो पर्सोना जो स्क्रीन पे लेकिन शुरुआती दौर से ये रहा कि इस आदमी को देखो तो दिमाग में क्या आता है कि एक मोटरसाइकिल पे एक आदमी आएगा, ऐसे चाकू मार के चला जाएगा या गोली मार के चला जाएगा। या फिर वो जो जो सत्या में वकील है, या फिर जंगल में जो आदमी है, वो हमेशा नेगेटिव साइड ही रहा। ये डेलिबरेट था, बाय चांस था, या मज़ा आता था करने में? कैसे हुआ ये? आई डोंट नो एक्चुअली। इसका एक अलग सा किस्सा पहले बता देता हूँ। हाँ, मणि रत्नम वॉज कास्टिंग फॉर दिल से, तो तब अपना शाद अली वॉज हिज असिस्टेंट, सो ही वॉज क्वाइट क्लोज टू मणि सर, एंड देन तो ही न्यू मी बिकॉज ऑफ माई थिएटर, एंड सो ही सेड शाद मैं तुम आ जाओ। तो रहता भी वहीं पृथ्वी के पास था तो उस time। हाँ, तो हॉलीडे इन में रखा था, तब हॉलीडे इन था, तो मैं गया, एंड देन आई मेट हिम। वो टेररिस्ट का रोल था, तो हमारी बातें हुई, और मणि सर से बातें, फिर हम लोग फिल्म छोड़ के फिर और भी कुछ बातें होने लगी अबाउट सम आस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर, थिएटर, पोएट्री, मिथोलॉजी, टैगोर, एंड देन आई लेफ्ट। एक डेढ़ घंटे बातें हुई होगी, एंड देन आई लेफ्ट, एंड देन फिर कुछ दिनों के बाद मैंने शाद से पूछा क्या हुआ, तो यार शाद बोला यार तुमने क्या जाके बातें की। उसने कहा यार ये ऐसा आदमी टेररिस्ट कैसे बन सकता है यार। ये क्या क्या बातें कर रहा है यार, ये तो बिल्कुल ही। तो मेरी समझ में आ गया
कि एक्चुअली जहाँ मैंने बातें नहीं की उन लोगों ने मुझे विलन समझा. And maybe because I was a sports person, I was fit, I could do action, I could make people laugh, and I had a very, what do you call it, लोग जितना सीरियस बनते उतना मैं सीरियस हूँ नहीं. तो मुझे लगता है फिर वो विलन बनने के लिए आसानी है. नहीं, शायद इसमें एक बात और है कि शायद एक आपका लुक है कि आपकी मूछें हैं, या दाढ़ी रखते थे, है ना? हो सकता है. हाँ, तो वो जो एक लुक है, जैसे अब आपके बाल हैं, मतलब मुझे जलन होती है देख करके कि मैं जा रहे हैं सब, मतलब मैं ऐसे ऐसे करके बचा रहा हूँ लेकिन ये जो एक लुक है कि भाई मैं ऐसा हूँ, तुम देख लो किस में कास्ट करना है, मुझे क्या बनाना है, हाँ मैं तो ऐसा हूँ. मैं तो ये भी जो एक मलंगपन है ना कि भैया मैं मकरंद हूँ, मेरी मूछें ऐसी रहेंगी, देख लो जो फिट होता है तो करो. हाँ, एक्चुअली वैसे ही हुआ कई बार. मैं जैसे दिख रहा था वैसे रोल लोगों ने दिए. मतलब सत्या जब फिल्म आई तब वकील का रोल था, तब दाढ़ी और बाल थे, तब तो वकील यानी कि सब कुछ हटाना है. ये तो मैंने रामू से इतना ही कहा कि वो वकील कितना टाइम बिताता है अंडरवर्ल्ड के साथ. तो कहता है उनके साथ ही रहता है. मैंने कहा फिर बात खत्म हो गई. जब वो कोट पहनेगा या कोर्ट में दिखेगा तब वो पता चलेगा कि ये एक वकील है, अदरवाइज ही इज वन ऑफ देम. सो आई गेस आई वाज यू आर राइट मे बी कि आप जैसा आपका पोर्ट्रेट बनता है वैसे आप अचानक से लोगों को दिखने लगते हो. एंड आई थिंक another aspect happened with मैंने पहला रोल किया था क़यामत से क़यामत तक. तो क्या था, मैं तभी मार्शल आर्ट भी करता था. ये सर्कस उसके बाद था, मतलब आसपास ही था. हाँ, उसके बाद था. तो वो जो फिटनेस था, तो यू कुड डू एक्शन, यू कुड डू फन, एंड बेसिकली यू नीडेड ऑलवेज यंग. उन दिनों में भी यंग हीरो होते थे, तो उनके साथ क्या होता था, एक बड़ा विलन होता था और नीचे उसके 2-3. हाँ, तो एक कोई एक्शन करता था उसकी हम उम्र का, जो उसको मार दे, उसका बड़ा आदमी, ऐसा कुछ था. तो उन दिनों में बड़ा एक स्टीरियोटाइप चलता था, तो ज़रूरी थे, तो मुझे इसलिए कास्ट कर लेते थे. वो तो मैं बाद में मेरा थिएटर शुरू हो गया, मतलब थिएटर कॉलेज में भी करता था, लेकिन मैं एक दिन सेट पे चला गया. वेरी फनी इट वाज, एंड बिग स्टार्स वर देयर, और बहुत पैसा खर्च करते थे, खाना बहुत अच्छा देते थे. मतलब हर 2 घंटे के बाद खाना आ रहा है, और कभी पैसे मांग लो तो पैसे दे देते थे. बहुत अच्छे लोग थे. लेकिन मेरी समझ में आया है यार, ये मेरे अंदर जो ऊर्जा है ये तो खाने पीने में ही चली जाएगी. तो ये तो ठीक ही बात नहीं. तो मैंने वहाँ पर लिखना शुरू किया और नाटक लिखा, और फिर मैंने कहा यार अब मुझे अच्छा लग रहा है जीना. एंड देन द लाइफ टुक सेंटर स्टेज, एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग, डायरेक्टिंग, प्रोड्यूसिंग, एक्टिंग, एवरीथिंग टुगेदर. और मेरी अपनी थिएटर कंपनी मैंने बनाई. द मोमेंट दैट हैपेंड, देन मेरा फिल्मों में काम करना कम हो गया. So this was Ansh you talking about, Ansh, है ना? तो जो पृथ्वी के साथ, संजना के साथ और केके के साथ आपने मिलकर उस टाइम काम किया. Correct. Sanjana acted with me in that. Actually, Sanjana, because of Prithvi Theatre, she was running Prithvi Theatre, at managing Prithvi Theatre. So तब she was excited क्योंकि actually मैं वो बाहर भी बहुत शोज करता था. बाहर तो मैंने हेड्स टुगेदर नाम का एक बोर्ड लगा दिया था, जहाँ पर हम सैटरडे संडे प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंसेस बाहर करते थे. तो वो मैंने अर्ली 2000s में देखे, मैं बहुत आता था, तो मैंने उस टाइम अर्ली 2000s में 90s actually I used to come here. You must be coming, but 90s में हम, मतलब you will not believe कि वहाँ 92 में इंटरनेशनल फेस्टिवल था. और हम 2 शो के बीच बाहर परफॉर्म करते थे. और हेड्स टुगेदर तो अब मान लेते 4 मराठी लोग आए, तो मराठी नाटक मंडे टू फ्राइडे रिहर्स होता था, सैटरडे संडे. कभी हिंदी होता था, कभी गुजराती होता था, अंग्रेजी होता था, यहाँ तक कि एक बार हमने संस्कृत भी कर दिया. सो इट वाज जस्ट सो रैंडम. सो फ्रॉम एनीबडी फ्रॉम से मे बी NSD, Bhopal Rangmandal, Kolkata. Also that was the time Dubey ji was also there and everybody was doing. Dubey ji, yes, Dubey ji was there. But there was this young crowd coming in, and they were all actors.
ऐसा नहीं था। आज की तारीख में क्या है कि सबको हीरो बनना है। और यहाँ के एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तभी कोई दिल्ली में कर रहा था काम, कोई भोपाल में काम कर रहा था, कलकत्ता में काम कर रहा था, बंगलोर में काम कर रहा था, तो एक्टर्स आते थे, तो हंग्री एक्टर्स होते थे कि हमें कुछ चाहिए। तो उनको एक पता था कि एक मकरंद देशपांडे आदमी है उधर जो बस नाटक ही करता। तो आई वॉज ऑल द टाइम अवेलेबल। लेकिन मैं नाटकों पे लंबी बात करेंगे हम, पर जो फिल्मी जर्नी चल रही थी हमारी, हाँ मैं एक बार उसको जरा रैप अप करता हाँ, हूँ, है प्लीज ना। प्लीज। तो वो ऑब्वियसली कुछ नहीं जो नहीं नहीं, वो standard- एक्चुअली क्या वो जब भी मुझे मौका मिलता है ना, मैं थिएटर की तरफ नहीं, चला ही नहीं, जाता हूँ। और अच्छी बात है वो, तो मतलब मज़ा तो वही है। हाँ मतलब मेरा माइंड ही मुझे खींच के ले जाता है वहाँ पर। तो जब आप साइमल्टेनियसली ऑब्वियसली स्टेज कर रहे थे और इधर इधर फिल्में बनना शुरू हुई, और एक तरह के वो जो बड़े विलन के नीचे छोटे विलन से फिर बड़ा विलन, फिर एक इंपॉर्टेंट रोल, फिर कैरेक्टर रोल्स भी शुरू हो गए बीच में। लाइक जंगल वाज मोर ऑफ अ कैरेक्टर रोल, करेक्ट। जंगल वाज नॉट अ विलन रोल। बट वो एक्चुअली मेरा एसोसिएशन, आई वुड से इट विथ रामू। रामू, वी हैड दिस एसोसिएशन, आई कैन से दैट इट वॉजंट दैट आई वॉज हिज म्यूज और एनीथिंग, बिकॉज वो मनोज और वो थे। क्योंकि मेरा कभी एस्पिरेशन ही नहीं था कि मैं कोई एक्टर बनूं या कोई स्टार बनूं। तो मेरा इतना ही था एक्चुअली, आई टू एन्जॉय वर्किंग एंड आई टू एन्जॉय कंपनी with Ramu. We used to have a lot of conversation, and that is why our association, he used to cast me. Not इससे एक अब थोड़ा डिविएट होता है, पर सत्या में आई ऑलवेज थॉट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिस, आई शुड टॉक टू यू। आई थिंक योर मोस्ट एक्सप्रेसिव साइलेंट एक्सप्रेशंस से इन सत्या, नॉट मतलब आपको लाइन बोलने की जरूरत नहीं है, आपने देखा ऐसे करके और लगा कि यार एक आदमी ये क्या कहना चाह रहा है, समझ में आ गया, अच्छा तुम ये कर रहे हो। मतलब दो रिएक्शन, correct. ठहराव वाले रिएक्शन से, ऐसा नहीं था कि जैसे टेलीविजन का ढैंग 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 नहीं था, तो बहुत ठहराव वाले रिएक्शन से, और वो स्लो मोशन में थे, मतलब इन सेंस कि ऐसे नहीं था, वो ऐसे था, शांति है ना। तो वो वाज इट डिजाइन और No, actually, I still remember in those days, film used to roll. So every film roll costed a lot of money. I think 400 फीट का, आई थिंक 10,000, 10,000 के आसपास होता था। 10,000 का था। और वो चलता था, अगर जैसे सेकंड जा रहे हैं, एंड इमेजिन वो कहता है कि सत्या में सीन था कि सत्या भिकू से कहता है तो ठीक है भाऊ को बुलाओ, हाँ हाँ, भाऊ को बोलो यहाँ आने को। एंड आई एम सिटिंग देयर, सो आई लुक एट Bhiku, सत्या and then Bhiku and Kallu Mama, and then I stub it. So I took this कि उसने तो बोला ठीक है, लेकिन you also second it, you also second it, and then okay. So वो realization था मेरा। तो I think वो जब हुआ कट, रामू ने बोला, and रामू just said I think you took lot of time. तो मैंने इतना ही कहा रामू, बट इसने बोलने के बाद मुझ में ये शौक है कि भाई को ही बोल रहा है इधर आओ। तो मैंने उसका जो बच्चा है भीकू मात्रे, उसको उसकी आंख में देख के पूछना चाहिए कि भाई डू यू सेकेंड हिम। अच्छा, और कल्लू मामा तू भी। और फिर एंड यू विल नॉट बिलीव, दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट रामू। रामू से आप कुछ बात कहो, वो तुरंत he wants to grab it, and there was no question, there was no second take, there was nothing. तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई, और फिर आपने, मुझे पता लगा कि आपने लगान मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा। हाँ, अरे रे, वो तो अलग ही था। मतलब 2-3 लोग मैं जानता हूँ, जैसे मेरे एक दोस्त थे रवि बसवानी थे, हाँ, उन्होंने मना कर दी थी कि 6 महीने नहीं जाऊँगा मैं वहाँ पे जा करके। सेम। तो आपका यही रीज़न था? रीज़न एक्चुअली मेरा क्या था कि थिएटर से दूर नहीं जाना चाह रहा था। ये तो रीज़न करने के तो मतलब आशुतोष गौड़ीकर, हाँ, that's why the question। उसको ना बोलना तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल था। ऊपर से क्रिकेट, आई वाज अ क्रिकेटर, और तीसरा आमिर का होम प्रोडक्शन, एंड आई न्यू आमिर प्रिटी वेल देन। क़यामत तक से काम। हाँ, और उससे पहले एक्चुअली एक कॉलेज में थे हम। तो ना बोलना तो बनता ही नहीं था। इनफैक्ट आई रिमेंबर आमिर के घर गया था मैं, तो आमिर ने कहा ये होम प्रोडक्शन है मेरा,
और क्रिकेट है और तू ना बोल रहा है। तो एक्चुअली वो था कि 6 महीने में थिएटर से कैसे दूर रहूँ। और आशू उल्टा लगान की, आशू और हम इतने करीब हम कह सकते हैं, क्योंकि उसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट जब पहला ड्राफ्ट या सेकंड ड्राफ्ट था तब से मैं सुनता आया था। सो आई न्यू वॉट ही वॉज ट्राइंग टू डू एंड हिज होल, मतलब आई डोंट नो एग्जैक्टली द डिटेल्स ऑफ द स्ट्रगल, बट उसने बहुत मेहनत करके वो फिल्म बनाई थी। बनाई। और मतलब जो भी वो था, इसलिए हिस्ट्री क्रिएट की उसने। तो उसका हिस्सा नहीं बन पाया कारण, और उल्टा मुझे आशु ने कहा भी था कि एक तुझे राइटिंग टेबल देता हूँ मैं वहाँ पर। तो बैठ के नाटक लिख। हाँ, उसने कहा तुझे देता हूँ ना, मैं कमरा देता हूँ बस, तो उधर बैठ के मस्त लिख, और बाद में सब आके इधर कर। लेकिन आई डोंट नो, सम हाउ इट वॉज नॉट अबाउट 6 months, इट वॉज अबाउट थिएटर से दूर मैं कुछ ना करूँ नाटक, दैट आई कुडंट डाइजेस्ट इट। आई मीन आई कुडंट, वो सह नहीं पाया, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था ही नहीं कि कभी। और आज तक आई मीन इन लास्ट से 19 पृथ्वी पे 1989 से मेरे ख्याल से मैंने काम 88 से आना शुरू किया और रेगुलर करना शुरू किया। आज तक मुझे याद नहीं है कि ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो जब खुला था तब मेरा परफॉर्मेंस था। तो ऐसा कोई साल ही नहीं हुआ है कि मैंने थिएटर नहीं किया। नहीं किया। सो आई गेस इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टेक टू। फिर मुझसे पूछा भी गया, लगान ऑस्कर गई तब तुझे कुछ लगा कि नहीं? मैंने कहा क्यों लगेगा, खुशी हुई, मतलब खुशी हुई। उल्टा इनफैक्ट मुझे पतंग हम लोग बहुत उड़ाते हैं यहाँ पर, तो ख़ास करके 14 जैन, तो दिन भर तो पतंग उड़ाते, वो तो ठीक है, रात में फिर कंदिल हम लोग उड़ाते हैं, तो एक एक लैंटर्न जाता है। तो मुझे याद है लगान के टाइम पे मैंने 21 लैंटर्न भेजे थे और सब जल रहे थे। मैं मतलब मेरे ग्रुप है अंश थिएटर ग्रुप, तो उसके सारे हमारे मौर्य ब्रदर्स कुछ, वो सब लोग हम लोग फिर लगान को ऑल द बेस्ट करके भेज दिए थे। तो आई थिंक वी हैड मोर, आई वुड से वी सेलिब्रेटेड लगान सक्सेस देन रिग्रेटिंग इट। ऑब्वियसली दैट्स द स्पिरिट। फिर आपने तब तक आप 2000s में आने के बाद आप धीरे धीरे कैरेक्टर रोल्स में हाँ जी शिफ्ट होना शुरू हो गए थे कि अब हो गया, मैं गुंडे का रोल नहीं करूंगा। अब कर लिया बहुत जो करना था मैंने। अब मैं, और एंड दैट इज वेयर यू वी सॉ द वैरायटी इन यू, एटलीस्ट ऑन स्क्रीन। जो लोग स्टेज पे आपको जिन्होंने नहीं देखा है, जिन्होंने सही बात। हाँ उनको नहीं पता ना, उनको वो तो वही देख रहे हैं। फिर आपने साउथ के में काम करना शुरू किया, जी जी। और फिर आपने कहा कि कोई भी भाषा हो मैं कर लूँगा। पर उसमें भी क्रेडिट एक्चुअली एक फिल्म मेकर हो जाता है बेंगलोर के। बेंगलोर का एक फिल्म मेकर था, उसका नाम श्रीनिवास राजू, और तब तो मेरे बाल कटे हुए थे। उसने, उसको मेरे ख्याल से मैं क़यामत से क़यामत तक में पसंद आया, या फिर ऑफकोर्स सत्या, ऑफकोर्स। तो वो पीछे पड़ गया था कि आई वॉन्ट यू। दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट 2007, 2008, 2009, एंड ही कॉल्ड मी, ही सेड यू प्लीज़ कम, आई वांट टू डू फोटो शूट। फिर उसने रियल गैंग वहाँ की जो थी टेरराइज़ किया हुआ था 90s में बेंगलोर को, तो उसका लीडर बनाना चाह रहा था मुझे, और मैं ना कह रहा हूँ। फ़ोटो शूट हुआ, मैंने कहा यार मुझसे नहीं होगा, ये रेपिस्ट ये वो ना, करो ना आप। मैंने कहा अच्छा चलो बताओ मुझे कि उसके बारे में क्या मालूमात है। बोले ये सब अभी जेल में है। बोला अच्छा, क्योंकि कुछ 100 से ऊपर खून रेप ऐसा कुछ किया हुआ था क्या? मैंने अच्छा फिर क्या, मैं क्यों करूँगा ये? मैंने कहा ये लीडर है, इसका कुछ है क्या? तो बोले एक इंटरव्यू दिया था। मैंने कहा क्या इंटरव्यू है बता। मैंने पढ़ा, एंड दैट शॉक। उससे पूछा गया था कि ऐसी हाइनेस क्राइम, घृणास्पद जो आपने क्राइम्स किए हैं, तो आपको डर नहीं लगा भगवान का? तब उसने कहा था कि मैंने तो कभी भगवान से मिला ही नहीं हूँ, हमें तो कभी मंदिर में जाना अलाउड ही नहीं था। तब इट शुक मी कि क्या ये समाज ने बनाया हुआ क्रिमिनल है।
let's be part of it. And that film called Dandupalayam created kind of rage in Kannada, not only in Kannada, in Telugu. I'm talking about like Satya, which created here. It did 100 days then, 2008. सो अचानक से लोगों को लगने लगा यार ये आदमी वहाँ पर ये डरते थे मुझसे. स्कैरी टिल somebody didn't meet me, they used to be scared of me. सो उसकी वजह से फिर अरे ये विलन है, फिर ऐसे रूल आने लग गए. वहाँ पर मैंने फिर शुरू कर दिया काम करना. एक फिर मलयालम में एक मदुराई करके बस एक एम निशात करके डायरेक्टर था, आई डोंट नो व्हाई, उसने मुझे ऑलमोस्ट पैरेलल बट एंटागनिस्ट दे दिया था. और मलयालम में डायलॉग्स अच्छा, हाउ डू यू मैनेज दिस? अरे वेरी वेरी, डोंट टेल मी, याद से भी कॉफ़ी पी रहा हूँ मैं. यहाँ अच्छा लोग कहते हैं यार ज़बान सीख लो. अब मुझे बताओ, आप तेलुगु में काम करोगे, कन्नड़ा में काम करोगे, तमिल में काम करोगे, मलयालम में काम करोगे, बीच में आपने कभी तुलु में कर लिया, बंगाली में कर लिया, क्या भाषा आप क्या सीखोगे? और आप लिंग्विस्ट हो नहीं, मुश्किल हो जाता है. तो आप फिर तभी क्या करते हो, आप लिख लेते हो, उसका हर वर्ड का मीनिंग समझ लेते हो. और अपनी अपनी स्क्रिप्ट में, हाँ देवनागरी में लिखो, आप लिखो, उसको याद करो, लेकिन फिर डबल काम करना पड़ता है. आपके दिमाग में पहले चल रहा है. हाँ. और फिर क्या होता है कि आप जेस्चर्स ज़्यादा यूज़ करने लगते हो, तो बॉडी ज़्यादा काम करती है. और लॉन्ग शॉट ज़्यादा होता है. अगर आपका लिप मूवमेंट सही नहीं आ रहा तो अगर किसी और से डबिंग करानी पड़ेगी तो नहीं, डबिंग तो वो लोग खैर कराते हैं, लेकिन हालांकि मुझसे हमेशा कहते हैं यू ट्राइड, आपकी आवाज़ अलग है, हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ रखें, कोशिश करते हैं. पर पहले तो मैंने ये भी था कि बड़े रोल ना करो, क्योंकि उससे फिर ज़्यादा दिन मांगते हैं, तो वो नहीं करता था. लेकिन धीरे धीरे अब हाल ही में मैंने थोड़ा एक डाकू महाराज करके फिल्म है, वो भी डायरेक्टर कमाल था, बॉबी, उसने मुझसे कन्विंस किया और मैंने की. एंड आई रियली एंजॉयड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई एम डूइंग अ लॉन्ग रोल इन अ फिल्म. एक आपका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था अमोल के साथ में शायद, जिसमें वो एक आप साधु है, नदी में से निकलता है, और वो आपने वो श्लोक वो तमिल में पूरा वो पढ़ के, अरे अरे वो कहानी जरा सुनना चाहता हूँ. कहानी है क्या वो, मतलब डिटेल में जरा. अरे रे क्या बताऊँ मैं आपको. मतलब मनी सर की फिल्म है, इसलिए मुझे बोला गया, बोले सिर्फ 2 सीन है या 1 सीन है, पता नहीं क्या बोला गया. मैंने कहा मनी सर के साथ है, सुपर. मणि रत्नम की फिल्में तो हमें हमेशा पसंद थी, और दिल से का किस्सा हमें याद है. मैंने कहा फिर से बुला रहे तो कुछ होगा, तो पढ़े लिखे आदमी को बुला रहा है तो कुछ होगा, कुछ होगा. तो वो सीन कमाल का था. पोनियन सेल्वन में पार्ट 2 में था कि he is the man who is creating the king, supporting this young guy. और ये शैविक है, और वो हिस्ट्री बेस्ड कुछ, तो वो बेसिकली हिस्ट्री मतलब वो बुक से, बट दिस कैरेक्टर कम्स आउट ऑफ अ रिवर, नागा या घोरी, क्या शैविक है, शैविक, और उनका लीडर है. एंड ही इज़ टेलिंग कि हम कहाँ से आए हैं और अब हम क्या करने वाले, और हम बनाने वाले ताकि शैविक रहें. हाँ, नहीं. तो उन्होंने कहा कि हम आपको अभी से डायलॉग भेज देते हैं. मैंने कहा अभी से क्यों? तो बोले लंबा डायलॉग है. मैंने कहा लंबा ऐसा क्या होगा, और उन्होंने भेजा. तो 25 लाइन्स. ऐसा रियली? तो मैंने यहाँ आगे कोई तमिल आदमी को पकड़ा, तो बोला ये भाषा तो हम लोग भी नहीं बोलते अभी, ये पुरानी तमिल है. मैंने कहा बाप रे बाप, चलो ठीक है. मैंने उसका मीनिंग याद किया, वहाँ गया मैं. और मनी सर की शिफ्ट यानी वो सुबह 3:30 बजे कॉल टाइम देते हैं, वो शूट ही करते हैं 5:30-6 बजे, जैसे सनलाइट फट जाए वो शूट करते हैं. तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी तैयार होता हूँ यार, मैं 5 बजे पहुँच जाऊँगा. वो बोले आप जो भी है 5:30 बजे रेडी हो जाओ. अब वो डायलॉग बाय द टाइम यू आर गोइंग, डायलॉग आपको याद नहीं हो जाते हैं, आप भूल जाते हो. लेकिन पता नहीं क्या हुआ. अच्छा सीन भी ऐसा था कि नर्मदा रिवर से मैं निकल रहा हूँ, रिवर में से, मेरे साथ और सब नागा सब,
और फिर मैं सीढ़ियाँ चढ़ते 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 ऊपर पहुंचता, और सीढ़ियाँ मतलब नॉर्मल सीढ़ी नहीं थी, दे वर ऑलमोस्ट लाइक 1.5 फीट की एक एक स्टेप थी। तो वो चढ़ते सब पत्थर 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 पत्थर, और मैं पहुंचता हूँ और वहाँ डायलॉग ख़त्म होता है, और फिर मैं उसको इंट्रोड्यूस करता हूँ टू माई शेविक्स। अब ये सिंगल शॉट, 2 कैमरे, एक बार कट हुआ, ये हुआ वो हुआ, और फिर उसमें पता नहीं मुझे क्यों लगा, मैंने कहा मैं फेंकता हूँ विभूति, और आते हैं, इट वॉज लाइक वो फोटो शिवोहम करके, देयर वाज द साउंड ऑफ शिवोहम, एंड एवरीबॉडी लव्ड दैट शिवोहम। ऐसा करते करते मैं निकला, एक्शन हुआ, शिवोहम, और डायलॉग बोलने लगा बोलने लगा बोलने लगा बोलने लगा बोलने लगा बोलने लगा। सल्लो की थी ऑलमोस्ट, आई एम टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग, चलते 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 ऊपर पहुंचा, और मैं घुमा काट, और मैं चिल्ला के बोल रहा था। तो वहां से मनी सर ने बोला, हाउ द हेल यू लर्नड ऑल दीज लाइन? आई सेड, व्हाई डिड यू कास्ट मी? बिकॉज, तो मैंने कहा यार, तो उसने बहुत, उन्होंने कमाल की बात की, उन्होंने कहा कि आई हैड वॉच्ड योर मलयालम फिल्म। आई सेड, व्हाई वुडंट तमिल ऑडियंस वॉच यू इफ यू कैन प्ले इट? और उस दिन मुझे और मज़ा इस बात का आया कि साउंड रिकॉर्डिस्ट ने कहा, फर्स्ट टाइम आई कुड हियर ऑल द लाइन्स, एंड दैट इज हाउ आई थैंक थिएटर, कि वो पूरे बड़े ओपन बुलंद आवाज थी। बुलंद आवाज में मैं बोलते जा रहा था, हालांकि मेरी जबान नहीं है वो, लेकिन मैं बिना किसी डर के सारे डायलॉग बोलता रहा। और फिर मेरी बात समझ में आई, क्योंकि बाद में फिर दूसरा एक्टर था सामने, ये लोग इतने आहिस्ता आहिस्ता बोलते कि मार्जिनली आपको सुनाई देता है, क्योंकि वो हो सकता है कि वो ज़्यादा खोले नहीं, या आई डोंट नो, बट आदमी, मुझे लगता है कि थिएटर खोलता है, और लोग कितना भी बोले, रो तक आवाज जानी चाहिए, तो उतनी बुलंद लेवल, आप ऑडियंस देख के आवाज का लेवल बढ़ाते हैं। लेवल बढ़ाते हैं। एक बात वो है, दूसरी बात है कि आदमी डरता नहीं है। हाँ। और आदमी सेकंड टेक, थर्ड टेक, वो कभी नहीं कहता हाँ मेरा पहला ही ओके है, वो कोई भी टेक को, अच्छा एक और बार, एक और बार, एक और बार, एक और बार की प्रॉब्लम नहीं है। इतनी रिहर्सल करते हैं तो हमें तो अच्छा ही लगता है, अच्छा उल्टा लगता है। हाँ। उल्टा आगे आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप बोलोगे नहीं वापस फिर से करता, मैं वापस करूंगा, वो वापस का प्रॉब्लम नहीं है। You know, because the more you know about space and time, you can express better. And you're learning every time you do something. So that's That's the best thing. As we say that what actually, according to me, acting needs is emotional stamina. People don't have enough stamina, I feel. वो इसलिए कहते हैं मेरा फर्स्ट टेक ओके है, इसलिए नहीं कि उसको मेकअप बैंड में जाना है, उसके पास स्टैमिना नहीं है टू बी विद इट, टू गो ऑल ओवर इट अगेन। आई गेस जिस दिन उनको ये बात समझ में आएगी, दे विल स्टार्ट एंजॉइंग इट मोर, आई फील। and stop running to the makeup man again. वो तो मेरा हमेशा से कहना है कि अगर आपको, आप कितने भी बड़े स्टार हो या छोटे स्टार हो, हर साइज़ का स्टार होता है, तो आप मेकअप वैन में बेशक स्टार रहो, लेकिन मेकअप वैन से उतर के जब आप शूटिंग की तरफ बढ़ रहे हो, धीरे धीरे स्टारडम छोड़ते जाओ, Get into the character. and become like a fakir by the time you go on the set, so that you can give. You should be able to give. वो नहीं बाद में सोचोगे अरे ये करना चाहिए था मैंने, वो मत करो, रोको मत, वो डायरेक्टर को बोलने दो कि ज़्यादा दे रहा है, हाँ नहीं चाहिए। अरे भाई बहुत दे रहा है, दूसरे शूट पे दे देना। ये जो हम बात उदाहरण से नहीं, वो जो आप बता रहे थे, मैं रोंगटे, क्योंकि मैंने वो इमेज देखी है जब, हाँ वेरी स्ट्रांग इमेज। फिर हुआ क्या उस सीन का, ये वाला, अरे ये तो कमाल है। अच्छा ये तो हुआ, चलो सीन शूट हुआ, ये हुआ, और फिर डब भी किया मैंने, हिंदी में डब करना था, उतना ही वापस एक्साइटमेंट। फिर एक दिन गाना आया, शिवोहम मैंने कहा यार मुझे भेजा, मैंने तो मनी सर को SMS किया, मैंने कहा यार कमाल है, अपने स्टिल्स के साथ
यू गिविंग मी, पर वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया कोई खास। मैं कहा ये ऐसा क्या। फिल्म देखने गया, देखा तो मैं बाहर से निकला हूँ, 2 लाइन बोला नहीं कि ऊपर पहुंच गया डायरेक्ट बिना कुछ, वो उन्होंने श्लोक ही डाल दिया। और मैंने देखा यार, और सीन रखा ऊपर का, लेकिन ये तो निकल गया है जिसमें पूरी मेहनत की थी। क्योंकि अच्छा उसका तो एक अलग किस्सा भी है कि वो शूटिंग जब हुई थी तब वो सीन के पन्ने थे मेरे पास। तो शाम को ऐसे ही हम लोग डिनर पे थे होटल में, मैंने कहा मनी सर ये आपने मुझसे जो मेहनत करवाई है ना प्यार से, इस पर अभी आप साइन करो। तो उन्होंने प्यार से साइन किया, वो मैंने फ्रेम बना के लगवाया है, मेरी दीवार पर है बिल्कुल। अब वो ये सब करवाया किया मैंने। अब फिल्म देखने गया तो डायरेक्ट बाहर निकला, 2 लाइन बोली नहीं, ये चालू हुआ और डायरेक्ट ऊपर। फिर उसके बाद जब वो मिले, कि मुझे नहीं मिले, एक एक्ट्रेस से उन्होंने कहा यू नो आई ओwe हिम अ फिल्म टू गिव हिम बैक, बिकॉज यू नो वो मेहनत फॉर वॉट एवर रीजन्स ऑब्वियसली कट गई। बट आई फील दैट इज़ ऑब्वियसली सिनेमा में ये होता रहता है, उसमें कोई ये नहीं। पर मेरे लिए मुझे लगता है एक एक्सरसाइज हुआ, आई टेक दिस एज एन एक्सरसाइज, कि आप कोई चीज़ आपकी तरफ फेंकी जाती है कि आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। और मुझे लगता है उन्होंने इसलिए नहीं काटा क्योंकि अच्छा नहीं हुआ, उन्होंने काट दिया कि कहानी में वो ज़रूरी नहीं था, तो विच इज़ ओके फॉर मी। तो जर्नी जो दहानू से शुरू हुई, मुंबई आई, फिर साउथ की तरफ भी चली गई, फिर वहाँ से कोविड के टाइम पे एक बंदर आया है। तो जो मंकी मैन हम लोग मतलब मैंने देख लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर रिलीज ना भी हो तो आप पिक्चर देख लेते हैं किसी ना किसी तरीके से, है ना, बहुत सारे तरीके हैं। तो मैंने तो तभी जब आई थी तभी देखी थी, बिकॉज इट वाज वॉच इट नाउ और समबडी विल डिलीट इट, यू नो दैट काइंड ऑफ। हाँ ऐसा था। तो आई थिंक समबडी ऑन ट्विटर अपलोडेड इट, आई सॉ इट ऑन ट्विटर, शॉकिंग, आई एक्चुअली सॉ इट ऑन ट्विटर। तो बिकॉज somehow we came to know it's not releasing here and ट्विटर पे अपलोड की थी। हाँ फिल्म अपलोड थी ट्विटर पे, बहुत फिल्में हैं अभी भी है क्या? पूरी फिल्में। अब ये है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर पूरी फिल्में हैं। तो ये मैंने देखी और मुझे लगा ये तो, तब फिर मैंने पढ़ा कि भाई ये शूट का इंडिया में तो नहीं हुई। फिर पता लगा कि अच्छा भाई, क्योंकि लोग बाहर जो दिख रहे थे वो प्रजाति हिंदुस्तानी नहीं थी, कहीं से समझ में आया कि भाई साउथ ईस्ट एशिया में कहीं शूट हुई है। पर जो वो एक्सपीरियंस रहा होगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन अलग था, वो प्रोडक्शन बेसिकली हॉलीवुड था। तो व्हाट वाज इट, मतलब what was Hollywood like, if I may ask you, while you're not shooting there? See, I'll tell you, but actually उसका जो पहला हमारा जो स्क्रीन टेस्ट हुआ, आई गेव अ स्क्रीन टेस्ट फॉर दैट। तो कास्टिंग डायरेक्टर टेस करके थी, उसका असिस्टेंट, उन्होंने अच्छा मेरा टेस्ट किया था। एंड देन देव केम, देव पटेल, एंड देन देव ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सैट विथ मी। 20-1 मिनट हमने किया सीन और फिर 2 घंटे बातें की। तो आई गेस उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं हुआ था कि कब कर रहे हैं, तो थोड़ा पोस्टपोन हुआ, फिर कोविड हुआ। पर इंडिया में ही होनी थी तब तक, तो ये था कि यहीं शूट होना है। हाँ यहाँ होना, हाँ क्योंकि बेस कहानी थी। हाँ पर एक्चुअली स्पीकिंग क्या था, वो बैटमैन के गॉथम की तरह था। हाँ। तो ऐसा नहीं था कोई कि आपको हाँ मुंबई दिखानी या दिल्ली दिखाना है। हाँ मतलब पर सिटी है तो आप दिखा सकते हो, तो ऐसा कुछ था नहीं असल स्क्रिप्ट में पहले से ही, पहले ऐसा नहीं है कुछ बदला है। तो पर जैसे कोविड एंड देन फिर पता चला कि अब वो फिल्म करने वाले हैं, लेकिन कहीं इंडोनेशिया में जाके किसी आइलैंड पे। अब उन दिनों में ये भी तो था ना, कभी भी कोई एयरपोर्ट बंद हो जाता था, और फिर आप कहीं जा रहे हो शूटिंग पे तो 15 दिन का क्वारंटीन था। अच्छा मेरा फिल्म में काम 8 दिन का था या 10 दिन का था, लेकिन उसके लिए 40 दिन जाओ और पता नहीं कितने दिन रहो, मतलब फंसना तो फंसना है। पर आदमी ने सोचा कि करना चाहिए,
और तब तक यहाँ भी एक फेम गेम करके वेब शो था माधुरी दीक्षित वाला, धर्मा प्रोडक्शन का था, तो वो भी, तो वहाँ एक अच्छा पेंटर का रोल था, तो वो नासिक में करने वाले थे, तो उनकी डेटें थी। लेकिन जब भी फ़ोन आता था देव का, एंड ही यूज्ड टू कॉल मी मकरन जी, एंड दैट जी का संबोधन वाज फॉर अ गैंगस्टर काइंड ऑफ थिंग, तू तू ओरिजिनल गैंगस्टर है तू। तो मुझे बड़ा मज़ा लगता था। और वो इतना ही कहता था, जो भी हुआ, वी आर डूइंग दिस दैट एंड दिस, मकरन जी, वॉट एवर हैपन्स ऑफ द डेट्स एंड मनी, बट आई एम गोइंग टू बी सीइंग यू ऑन सेट। मैंने इतने डाउट्स अपने मन में पैदा किए थे कि ये फिल्म ना करूँ तो बेटर है, फॉर टाइम, फॉर दैट काइंड ऑफ मनी, फॉर दैट काइंड ऑफ टेंशन्स ऑफ फ्लाइंग out of your country. In the COVID time. Yeah, it was quite. लेकिन it was Dave who wanted me to be part of the film. I would give all the credit. Like जो श्रीनिवास राजू की तरह, मैं कह रहा हूँ ये क्रेडिट भी उसी को है। एंड एक्चुअली मेरे साथ ये हमेशा ऐसा हर फिल्म के साथ हुआ है। आई मस्ट से दिस, आई एम डाइग्रेसिंग, बट रामू के साथ का एसोसिएशन इज लाइक दिस ओनली। उसने जब मुझे बुलाया था, एक नायक नाम की फिल्म है, वो बनी नहीं बिकॉज ऑफ सम रीजंस। वो संजू वाज देयर एंड देन फिर वो ब्लास्ट हुआ, फिर वो केस हुआ एंड देन वी हैड टू स्टॉप। उसमें नसीर साहब थे, उर्मिला थी, संजू था, 93 की बात है। लेकिन तभी भी उसने मुझे, तब मेरा ऑपरेशन हुआ था और उसने कहा आ जाओ तुम। मैंने कहा स्टिचेस, तो कहते जो भी है तू खड़ा तो रह सकोगे ना। मैंने कहा खड़ा अभी पता ही नहीं स्टिचेस का, बैठ सकोगे ना, आई वांट यू। कैन यू जस्ट कम देयर, दैट वाज इट। एंड आई रिमेंबर आई वेंट विथ स्टिचेस देयर एंड आई सैट एंड स्टूड, बट वो फिल्म बंद हुई। बट मेरा एसोसिएशन हो गया रामू के साथ, फिर वही लंबा एसोसिएशन चला। तो आई थिंक मैं रिलक्टेंट होता हूँ जनरली to do anything because I'm so content with my theatre, with my whatever you need to express while you live. I think theatre takes, because उसमें ड्रामा है और लिटरेचर है, दोनों है। तो जब आप दोनों चीज़ें मिल जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि आप ठीक ही है, बाकी तो पैसा चाहिए। पर थिएटर में जैसे होता है, आप लोग जब काम करते हैं तो आपका एक ग्रुप होता है, उसमें ऑब्वियसली नए लोग आते हैं, पुराने लोग जाते हैं, पर एक जनरली वो एक बॉन्डिंग होती है कि यार एक में आप बड़ा रोल कर रहे हो, अगले प्ले में आप छोटा रोल भी कर रहे होगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ एसोसिएशन आपने बोला कि सबके साथ हो गया, कि तुमने बुलाया है, काम करना है, बोलो क्या करना है ना। हाँ, तो वो थिएटर ने सिखाया ना। वो अमेजिंग। What theatre actually taught us really to be a team, then be present. आप कोई चीज़ को ग्रांटेड नहीं ले सके। अभी शो हमारा जैसे इट्स लाइक स्पोर्ट्स, क्या आप पिछली मैच में बुरा खेले हो या अच्छा खेले हो, दैट इज स्टिल यू आर चैंपियन टू द लास्ट मैच, नेक्स्ट मैच अगेन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। आपका मालूम नहीं आज, वैसे ही थिएटर का मतलब आप कितना भी लाइनें याद है, फिर भी आज पता नहीं क्या होगा। सो आई थिंक दैट ऑलवेज टिकिंग थिंग एलिमेंट kept us alive. And feature films, yes, I mean like a Monkey Man, what it did, I must say that Dev Patel, his team, Jumon, and there was this another Sam, there were the 3 young friends who got together and made that film. Then Netflix came in, then Netflix went away, then the Hollywood studio came in, and the Hollywood studio came in, that big guy, but Universal took over, and when it became Universal film, then it had a red carpet. Then it had a red carpet in Los Angeles. And Los Angeles आया, मुझे लेटर आ गया, ये भी बहुत मज़ेदार किस्सा है। मुझे लेटर आ गया कि आपको बुलाया है। अच्छा वो ठीक है, उन्होंने तो मुझे कहीं लंदन में भी था, कहीं और भी था मेरा ख्याल से, तो लॉस एंजलिस में था, तो मुझे आ गया। तो पृथ्वी थिएटर में हमेशा 28 फरवरी जेनिफर कपूर की याद में एक मेमोरियल कॉन्सर्ट, जहाँ उस्ताद जाकिर हुसैन साहब आते हैं, तो ऐसी कॉन्सर्ट में मैं पहुँच गया था।
हमारा मेरे ख्याल से अप्रैल में था और ये 28 फरवरी की बात है, आई थिंक 4th-5th अप्रैल ऐसा कुछ था। तो मैं विशाल भारद्वाज से मैंने कहा यार, तो विशाल ने कहा तो तुम जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, तो तुम जाना चाहिए। मैंने कहा यार मेरा ना अभी तक वीज़ा नहीं, मैंने एप्लीकेशन भी नहीं दी। अरे ऐसे कैसे कर सकते हो तुम यार, तुम्हें बुलाया तुम जा नहीं रहे। फिर उसने अपने ट्रैवल एजेंट का, एंड दैट आई मस्ट मेंशन अ नेम, सविता निम्बालकर, शी सॉर्टेड, बट आई हैड लेट हर, बट शी जस्ट सॉर्टेड दैट I got visa from very quickly, I got the date and whatever. But when I went there, वो एक और मज़ेदार बात हुई कि वो होटल वाले को मालूम था मैं एक्टर हूँ, तो उसने मुझे ऐसा रोल दिया कि जहाँ से हॉलीवुड बुलेवार्ड यू कुड सी इट, और दैट हॉलीवुड रिटर्न, तो उसने बोला दिस इज़ फॉर यू, जस्ट अ सरप्राइज फॉर यू। एंड आई वाज लाइक कि कितने अच्छे लोग हैं यार, कि ये सोच कि तू आया है तो तुझे हम दिखाते हैं। एंड देन द रेड कार्पेट का मज़ेदार बात तो ये थी, मुझे ऐसा लगा कि दे डिडंट नो मी, ऑब्वियसली दे डिडंट नो मी, बट वॉट एवर आई लुक लाइक, आई मीन दे डिडंट स्टॉप क्लिकिंग पिक्चर्स, एंड देन आई हैड टू बी रश्ड इनसाइड कि बस तो फोटो मत खींचा। और वो एक फील आया। एंड देन बैक स्टेज से चाइनीज़ ऑडिटोरियम, इट्स वन ऑफ द मोस्ट, मतलब उसका एक हेरिटेज है, ब्यूटिफुल। और वो अंदर जाके, और एक्चुअली क्या हो गया था, मंकी मैन का ट्रेलर जब बाहर आया ना, तो उससे एक जो हाइप क्रिएट हो गया ना, मतलब ये कुछ है, ये लोग देखना चाह रहे थे, मतलब आई कुड सी दैट हाइप। इट वॉजंट अ बिग फिल्म, क्योंकि हमारा रेड कार्पेट इतना बड़ा नहीं था, जो मैंने बाद में देखा था वहाँ पर फॉल गाय का कितना बड़ा था, मतलब इतना बड़ा नहीं था, बट द बस वॉज समथिंग एल्स। And then when Dave spoke and we went inside, and I realized, boss, ये कुछ और है। फिल्म देखी, I just loved it. हालांकि उसमें मेरा एक वो वापस है अपना नसीब, एक इम्पोर्टेंट सीन जिसका मैंने ऑडिशन दिया था वो कट गया, वही सीन कट गया था। मैंने कहा यार ये नहीं हो सकता, लाइफ यार बार बार रिपीट हो रही है। और बड़ा सीन था, मतलब उस सीन पे देव ने खर्चा भी बहुत किया था। एंड वन फेल्ट बैड, क्योंकि परफॉर्मर को एक बिग सीन यार। एंड आई वाज बिट हर्ट, पर अब क्या एक्टर का दिन पार्टी हुई थी, जो वहाँ पर एक बंदे ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, एंड आई टर्न्ड, ही वाज वेयरिंग दिस लवली kind of dressed to the occasion, a good looking guy, just said that, if you join me, come with us, we'll have money raining all over you. And I was like, who are you? फिर उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि आई एम दिस कॉन। तो मुझे लगा ड्रंक आदमी होगा, ये होगा वो होगा। फिर वो एजेंट निकला, एंड ही वाज सो नाइस। His name was Michael. The agency, they called me, and just after one film, one screening, I got Hollywood agent here. मतलब वो इतना सब कुछ ऐसा होना, मुझे लगा ऐसे ही तो कुछ अजीब हो रहा है ये। But when I came outside the premiere, the best thing happened was, वहाँ के जो लोग थे वो चाह रहे थे कि आपके साथ सेल्फी ले, क्योंकि परफॉर्मेंस देख के। तो मुझे अच्छा लगा कि आप कोई भी हो, कहाँ के भी हो, आर्ट की अपनी एक ऑडियंस होती है, सिनेमा की ऑडियंस, कि जो ये नहीं देख रही है कि आप स्टार हो नहीं हो, आपका काम अच्छा लगे तो आपका एक ऑटोग्राफ, वो एक कटसी है और अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगता है। एंड ऑल ऑफ अ सडन यू फील, फिर मुझे लोगों ने कहा यार तुम्हें यहीं आके काम करना चाहिए, वो नहीं पता मुझे, क्योंकि मैं आई एम सो कंफर्टेबल इन दिस सिटी मुंबई एंड इन इंडिया दैट आई एम टू कंफर्टेबल, आई जस्ट लव इट टू गो टू एनी कॉर्नर एनी टाइम। काम करने आ जाएंगे फिर वापस, लेकिन ये बहुत ही कमाल है, मतलब आई एम टू कंफर्टेबल। अभी भी लोग कहते हैं इतना ट्रैफिक है, वो है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि यार
you know, you the life is ticking here. But of course अभी मैं जैसे कैंस होके आया, जी, मैं वही पूछने वाला था कि हाँ, कि मतलब मैं डायरेक्शन और कैन पे आने वाला था कि अब मैं जो जर्नी में वही कर रहा था कि वहाँ से हॉलीवुड, फिर अब कैन भी हो गया, तो अब इरादा क्या है कि यूं ही चल रहा ही जा किधर रहा है? That's so true यार. वो गाना पता नहीं, you are so right. वो गाना अभी देखो आशू की फिल्म है स्वदेश, लगान मैंने की नहीं, फिर वो स्वदेश जब बना रहा था तब उसने पूछा आप करेगा, मैंने कहा हाँ करूँगा यार. तो उसने गाना जो सुनाया था मुझे, एक ही सीन है उसने कहा और गाना है. वॉकमैन उन दिनों में होता था, 2003 की बात है ये. और मैंने जब गाना सुना मैंने कहा ये क्या गाना है यार. एक्चुअली पंडित सत्यदेव दुबे जी करने वाले थे, फिर पता नहीं क्यों उन्होंने ना कहा, क्या व्हाट वाज द रीज़न. बट वो मैंने जब सुना, एंड आशु विल ऑफ कोर्स आजा, एंड द वे आशु शॉट इट. Oh, that is so much you. That is Yeah, but you know, yeah, if you see, he actually observed me कि बाल बंधे हुए हैं, खोलने हैं. You know, it's almost like he is presenting me, you know, in that. And शाहरुख है अब तो. एंड शाहरुख वो पूरा उसने वो ट्रेलर चलाया, कैरावन आप जिसे जो भी कहें. एंड इट वाज अ डिफिकल्ट ड्राइव बिकॉज कैमरा वाज, द जिमी जिब वाज ऑन अनदर ट्रेलर. एंड वो फ्रेमिंग, इट वाज नॉट अ इजी, इट लुक्स इजी No, it's not बट easy इट to वाज अ डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड पतली सड़क है, उस पर उसमें करना है बहुत ही. और उसने वो चलाया, उसमें फिर वॉकी टॉकी, वो बहुत सी चीज़ें थी जो शाहरुख कर रहा था. एंड मुझे लगा कि आई एम लकी टू गेट दोज लिरिक्स बाय जावेद अख्तर साहब एंड कैलाश खेर वॉइस. एवरीथिंग जस्ट वर्कड फॉर मी, फॉर द स्पिरिट इन मी. मोड गलत नहीं होते, इंसान गलत होते हैं. वो इतनी लाइन आपको मिलना, मुझे लगता है कि वो कभी कभी जैसे कहते हैं कि किताब अपना रीडर ढूंढती है, मुझे लगता है कि कभी कभी रोल भी, कैरेक्टर्स भी अपना एक्टर ढूंढते हैं, गाने भी अपना एक्टर ढूंढते हैं. मुझे लगा वैसा कुछ हुआ स्वदेश के साथ कि इट फाउंड मी रादर देन आई फाइंडिंग द कैरेक्टर. You know, I think of you. I first image is स्वदेश. वो सब बाकी सब मजाक ठीक है कि हाँ मुझे वो वकील भी याद आता है और वो मुझे जंगल भी याद आता है, लेकिन फर्स्ट इमेज कि हाँ यार ये मस्त मलंग आदमी है, यही है मतलब मकरंद देशपांडे. बट या सो ट्रू. इन फैक्ट आई थिंक उसकी वजह से ही मैंने पवन कल्याण जी के साथ एक जलसा करके फिल्म की थी. उसमें भी व्हेन ही इज टर्निंग इनटू नक्सलाइट, तो जो चेंज ओवर था इट इज़ विद अ सॉन्ग एंड आई सिंग दैट सॉन्ग देयर. सो आई थिंक दे गॉट मी. आई थिंक दिस सॉन्ग वॉज इवन टुडे, लोग कहीं से भी जो भी NRIs है वो रोड ट्रिप पे रहते हैं तो कहते हैं हम यही गाना बजाते हैं और आपको ही देखते हैं हम. नहीं, यहाँ पूना में 2006-07 में संजीव उन्होंने एक पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट स्वदेश, जिसमें दे आस्क पीपल टू कम बैक एंड गिव देयर टाइम. बाहर से विदेश से नहीं आ रहे हो, तुम नौकरी कर, तुम डॉक्टर हो तो एक दिन 1 घंटा जो भी गांव के लिए, तो दे अडॉप्टेड 70 विलेजेस, दे वर्कड ऑन इट. आई वेंट एंड कवर्ड इट, आई मेड अ फीचर ऑन इट, हाफ एन आवर प्रोग्राम ऑन इट. तो आई यूज दिस एंड कि भाई मोहन भार्गव बल्ब जलाने आया था, बट स्पिरिट वाज दिस कि यूं ही चला. एवरीबडी हु वाज, सो दिस वन गाय वाज वर्किंग विद मैकेंजी और समथिंग, उसने नौकरी छोड़ दी कि 1 साल मैं ये करूंगा. कुछ लोग थे जो बीड़ से जो माइग्रेशन होता था, उन्होंने कहा हम यहाँ पे कुछ करेंगे, जैसे गांव बच जाए, हम चेक डैम बनाएंगे और यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री करेंगे. लॉट ऑफ पीपल वर्कड. दैट फिल्म इंस्पायर्ड लॉट ऑफ पीपल टू डू थिंग्स. आज भी मुझे मिलते हैं लोग कि हम इस फिल्म की वजह से वापस आ गए. इट्स अमेजिंग व्हाट आई थिंक. देखो अब वही है बात, जब रिलीज हुई तब वो चली नहीं बॉक्स ऑफिस पे सब बोलते, बट आई थिंक अ रियली इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर. तो कान पे ना थोड़ा बाद में जाएंगे. बात ये निकल आई है कि उस फिल्म की वजह से कुछ लोग वापस आए. आपसे जब मैं पिछली बार बात कर रहा था तो हमारी बात हुई थी कि भाई आर्टिस्ट को अपनी बात आर्ट के थ्रू बड़ी स्ट्रांगली कहनी चाहिए, है ना. ये जो बात हुई थी हमारी, तो आई एम जस्ट टेकिंग इट फ्रॉम दिस कि भाई उस फिल्म का इम्पैक्ट था, रियल लाइफ इम्पैक्ट था, मैसेज वेंट अक्रॉस, है ना. तो एक्टर और एक्टिविस्ट, बिकॉज आपने जब कान का किस्सा मुझे सुनाया और रॉबर्ट डिनीरो की स्पीच थी और सब बात हुई, आर्ट जो है
जाहिर सी बात है कि आर्ट को मैं मानता हूँ जैसे आपके बड़े बाल विद्रोह है ना। ये एक नॉर्मल टर्म, नॉर्मल क्या है, बाल ऐसे छोटे रखने हैं, मैं बड़े रखूंगा। आर्टिस्ट बाय नेचर विद्रोही होता है, तभी वो आर्ट क्रिएट करता है, ऐसा माना जाता है और मैं मानता हूँ। पर विद्रोही होने का मतलब ये नहीं है कि आप लड़ने लग जाएं, है ना। विद्रोही का मतलब है कुछ ये ऐसे क्रिएट होता है, लेट मी ट्राई एंड क्रिएट समथिंग न्यू इन अ डिफरेंट मैनर। तो ये जो आर्ट के थ्रू अपनी बात कहना और आर्ट और पॉलिटिक्स को अलग रखना या मिलाना वर्ल्ड वाइड, इसमें व्हाट्स द टेक दैट हाउ वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन बिटवीन एन आर्टिस्ट एंड एन एक्टिविस्ट? आई डोंट नो, आई फील कि आप अगर आप लेखक हो, आप निर्देशक हो, तो जाहिर सी बात है कि आप जो जी रहे हो, तो जो हिस्सा है समाज का, तो समाज क्या है? समाज बना है लोगों से, वो बना है कुछ परंपराओं से, रूढ़ियों से, कुछ मानी गई रूढ़ियों से, और उस मानक पर चलना पड़ता है। अब राजनीति जब आती है तब वो उसका फ़ायदा उठाती है या वो उसको मोड़ देती है फॉर देयर बेनिफिट। और ये आज नहीं, सदियों से हो रहा है। सदियों से हो रहा है। अब इसके बीच हैं, इस सब में बहुत ही साइलेंट ऑपरेटर रहा है जो किसी को कभी समझ में नहीं आया था, पर हमेशा से था धर्म। कि आप किस धर्म के हो, वो बाद में लोगों को पता चलता था, अरे अरे तो धर्म के झगड़े हो रहे हैं। लेकिन मूल मुद्दे इतने बड़े थे, जैसे कि हंगर, गरीबी इतनी है कि आदमी को कैसे धर्म याद आएगा? पेट भरना पड़ेगा तभी आपको धर्म याद आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि खाली पेट हम धर्म की बातें कर सकते हैं। पेट भरा हो तो जिनका पेट भरा हुआ है, जिन लोगों को अब दूसरा काम नहीं है, वो अपने आप को काफ़ी चीज़ों में उलझा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को अगर आर्ट समझ में आ रही है तो उसको धर्म में भी आर्ट समझ में आएगी, हिंसा में आर्ट समझ में आएगी। सो व्हेन यू स्टार्ट बीइंग एन आर्टिस्ट हु इज इन्वॉल्व्ड इन आर्ट, उसको बदलते हुए स्थिर चेहरे में भी परिवर्तन की वजह से आर्ट नजर आएगी। उसको बदलते हुए भाव दिखेंगे, और बदलते हुए भाव कब रस बनते हैं ये भी समझ में आता है। तो जब आदमी भावपूर्ण जीने लगेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो एक्टिविस्ट बन पाएगा। एक्टिविस्ट तो वही है ना कि जिसने पहले तय कर लिया है कि ये गलत है, अब इसको मैं सुधारने जाऊंगा। आर्टिस्ट सुधारने नहीं जाता, आर्टिस्ट आर्ट से एक्सप्रेस कर जाता। इसलिए आर्टिस्ट और एक्टिविस्ट में मुझे ऐसा लगता है कि तय करना चाहिए। जैसे कि कई लोग मुझसे इस पर शायद अग्री नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ भी विद्यार्थी है उसने तय करना चाहिए कि तुम पढ़ाई कर रहे हो या एक्टिविस्ट बन रहे हो। तो लोगों का कहना है पर वहीं पर तो वो असत्य के खिलाफ लड़ेगा। मैंने कहा पर ये लड़ाई ही मुझे लगता है कि ठीक बात नहीं, उनके अपने राइट्स है। मैंने कहा राइट्स, अब कौन से राइट है, कौन से रॉन्ग है, कौन से लेफ्ट है, थोड़ा जो मेरी समझ है, मुझे लगता है जहाँ पर, और मैं किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ ना मैं, और मुझे तो लगता है मैं रंगमंच ही मेरे लिए धर्म है। और आई बिलीव इन भगवान। मैं खुद को एथिस्ट नहीं मानता। मैं प्रॉपर, मेरे घर में, क्योंकि राम दरबार है पीछे मेरे घर में तो पूरा मंदिर है। मेरे पिताजी 2-2 घंटे पूजा करते थे, तो मेरा अपब्रिंगिंग हुआ है। लेकिन उसके बाद भी हम अपनी समझ, जैसे बुद्ध ने कहा अपो दीपो भव, अपना प्रकाश, अपना दीपक खुद जलाओ, खुद बनो, वो तो करना ही पड़ेगा, है ना।
तो मुझे लगता है कि और इतना हेवी भी मत बनाओ जीवन को। मैंने ना हर चीज़ में थोड़ा मुझे लगा है लाइट इज बीइंग लाइट इज एक्चुअली फाइंडिंग लाइट। आप थोड़े लाइट हो जाओ, आपको लाइट रोशनी मिल जाती है। तो मैंने वो आर्ट के साथ किया, मैंने जीवन के साथ किया, मेरे जीवन के सूत्रों के साथ किया कि कैसे जीना चाहिए। मुझे पता है कि आर्ट अगर मैंने ना भी किया तो भी जीना तो पड़ेगा, तो व्हाई नॉट टू हैव आर्ट। ऑक्सीजन क्यों छोड़े, है ना? सिंपल सी बात है। तो आपने सही बात की कि वो ऑक्सीजन है। एंड जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में कड़वाहट आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है आर्ट कम हो रही है। जब भी मेरी कड़वाहट मुझे महसूस होने लगती है, मुझे लगता है मैंने ना कुछ तय कर लिया है कि ये बुरे हैं, ये गलत है, तो आर्ट ले गया फिर से उनको कहानियां बना दे। आपने कहते थे राक्षस था, एक दानव था, ये हुआ, आप उनकी कहानियां बना दो। तो बात वही है कि मोड़ गलत नहीं होते, इंसान गलत होने लग जाते हैं। मतलब मुझे दिख रहा है मेरे सामने कुछ लोग अचानक से ये सारी चीज़ों का। और एक और चीज़ है, मैंने राजनीति को इतना वक्त नहीं दिया, तो मुझे पता नहीं ये लोग काम कैसे करते हैं। तो मैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए मुझे नहीं लगता मैं प्रिपेयर्ड हूँ। आई शुड गिव सो मच टाइम। मैं एक एक्टर हूँ, एक राइटर हूँ, एक प्ले राइट हूँ, उस चक्कर में मैं इनके सामने खड़ा नहीं रह सकता। मेरे इंटेलेक्ट जो भी हो, चलो मेरी इनसाइड भी है, मैंने मान लिया, लेकिन मुझे मालूमात नहीं है। आई हैव टू स्टॉप ऑल दिस, go there, and then I think can really be at par. Otherwise I don't think I stand any chance. तो फिर ऐसा काम करे ही क्यों। मुझे लगता है कि जो मुझे आधा मालूम है, तो जो कहना है हम अपने मीडियम से, एज यू सेड, कहानी बनाएंगे, कहानी बताएंगे ना। कहानी बताएंगे, हाँ। अपने आर्ट में मुझे लगता है कि, और देखो विद्रोह क्या है, हर बार कोई विद्रोह हिंसा नहीं लाता। नहीं, विद्रोह यानी वो नहीं है। मुझे लगता है कभी कभी कुछ दरवाजे अंदर से या बाहर से बंद नहीं है ना, वो किसी ने बस हल्के उड़का दिए हैं, बस उसको आप थोड़ा धक्का मार दो, खुल जाएगा। या एक तूफानी हवा के झोंके का इंतजार करो, वो खुद ही खुल जाएगा। तो वो आपको लग रहा है कि सारे दरवाजे बंद हो गए, है ना, हम मान के चलते दरवाजे बंद हो गए। दरवाजे बंद नहीं है। मुझे लगता है वो बस किसी ने आपको बोला है कि बंद है, आपने चेक भी नहीं किया। आपने चेक नहीं किया। वो खूबसूरत कहानी है। वो वजीर ढूंढना था राजा को, तो 3 कमाल के लोग निकले। तो अब 3 में से एक कैसे करें, तो बोले उसने दरवाज़ा एक अंदर रखा है, दीवान है ख़ास या जो भी होगा, बोले वो अंदर है, आप बैठिए तीनों, मैं बाहर ही हूँ, जो पहले दरवाज़ा खोल के आएगा वो वज़ीर है। तो तीनों अंदर चले जाते हैं, और ये फ़कीर ने राजा से कहा था कि ये टेस्ट, आप हाँ। कराओ। तो वो बंद करते हैं तीनों। अब बोले हम बंद करेंगे, अंदर से वो ताला है, उस पर कुछ अंक हैं, उस पे से आप देखिए। तो गणितज्ञ एक था, उसने दिमाग चलाना शुरू कर दिया। 2 लोगों ने उसको देख के ये हो गया। तीसरा उसको समझ में नहीं आई, वो जाके कोने में बैठ गया, आंख बंद कर ली। ये दोनों को लगा चलो एक तो कम हो गया। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन फिर बाद में एक दोनों को पीट कर ली और अपने खोए थे। अचानक से दरवाज़ा खुल गया। राजा ने कहा मुझे मेरा वज़ीर मिल गया। दोनों बोले कौन है, तो बोले वो तीसरा। अरे वो तो आँख बंद करके बैठा। तो उनसे पूछा गया कि फिर इसने कैसे खोला। तो उसने कहा फ़कीर ने मुझसे बात की थी। बोले जो आदमी अपने मन के भीतर चला जाएगा वो वज़ीर हो जाएगा। तो बोले इसने क्या किया, तो बोले इसने आंखें बंद कर ली। और आंखें बंद कर ली तो उसके दिमाग में पहला सवाल आया, हमें करना क्या है। बोले दरवाज़ा खोलना है। तो खोलना है तो पहले देखे तो सही ये बंद है कि नहीं। क्या बात। और वो खड़ा हो जाता है, और उसने हल्के से धक्का के दरवाज़ा खुला था। तो बात वही है, देखो कि हम क्या है, मेडिटेशन या चीज़ों को हम समझ नहीं पाते।
जैसे अध्यात्म को मुझे ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं "ए, पागल ऐसी बात है"। अध्यात्म का मतलब इतना ही है, अपनी आत्मा का अध्ययन। तो आप हो उसका अध्ययन कर लो। अब वो क्वेश्चन हो गया, अरे आत्मा थोड़ी होती है, अब अरे फालतू के सवाल, भाई, उसके कुछ जो भी जवाब। है स्व अपने आप का अध्ययन कर लो, अपनी सोच का अध्ययन कर लो। सोच का अध्ययन कर लो, और जो सवाल है वो देखो आप क्या है। जैसे मैं अभी एक वर्कशॉप ले रहा हूँ, वो पृथ्वी के लिए ही करता हूँ बस, कि बच्चों के लिए 10 से 16 साल की उम्र, तो एक लड़की जो खुद कंपोज करती हैं, यंग लड़की है, 15 साल की होगी, तो उसको एक सब्जेक्ट दिया था तो उसने गाना ही बना दिया। उसने कहा मैं एक्सरसाइज गाने में करूँगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, और वो शुरू किया बजाना उसने, एंड देन शी वेंट ब्लैंक एंड शी सेड सॉरी सर। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, उस गाने के बारे में बताओ। तो बताना शुरू किया, वो याद आया। मैंने कहा आप गाना शुरू कर दे। 2 लाइनें गाई। मैंने कहा आप रुक जाओ, फिर से बताओ। एंड ऐसा करते 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 शी सैड। फिर एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप शी सेड इट्स बिकॉज ऑफ यू, बट टेल मी आई हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ स्टेज फ्राइट, सो हाउ डू आई गेट आउट। मैंने कहा बट पहले तय करना पड़ेगा स्टेज फ्राइट क्यों है। आपकी तैयारी पूरी नहीं थी इसलिए है ना, आपको भीतर से मालूम है। अब कल हम कोशिश करेंगे, आपको जो गाना है मालूम है, जो आप 2-4 साल से गा रही हो, वो आके गा के, हाँ, फिर पता चलेगा ये स्टेज फ्राइट है इस या वजह आपकी तैयारी नहीं। इस वजह से है या किसी और वजह से। तो आपको ढूंढना पड़ेगा। सो मुझे ऐसा लगता है ये जो बात है ना, कि ये आपको समझनी चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। अचानक से आप नहीं कह सकते कि अरे हमारे देश में ये हो रहा है वो हो रहा है, अचानक से कुछ नहीं कह सकते आपको। वो इसलिए वहाँ पर आर्टिस्ट, मुझे लगता है कि मैं एक्चुअली रुक जाता हूँ। मुझे हमेशा जब कोई बड़े सवाल आते हैं तो मैं रुक जाता हूँ और मैं देखता हूँ कड़वाहट कहाँ है। क्योंकि कड़वाहट क्या करती है, लोगों को लगता है गुस्सा जो है ना उससे आर्ट में फ़ायदा होता है क्रिएटिविटी, क्योंकि ब्लड रश होता है तो आप, लेकिन उसमें मुझे लगता है खूबसूरती कम होती है, हिंसा ज़्यादा होती है। तो ये मुझे जो बात आपने कही ना कि वो दरवाजा देखो तो सही कि बंद है कि नहीं है, फैक्ट चेक तो करो। फैक्ट चेक करो। कुछ भी आ रहा है आगे फॉरवर्ड करने से पहले, या उस पर एक ओपिनियन बनाने से पहले, या एक राय दे करके कि ये सही है ये गलत है, ये जो कोई भी कुछ भी भेज रहा है। एक बड़े सीनियर थिंकर हैं पुरुषोत्तम, उनका कल मेरी बात हो रही थी फ़ोन पे। उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, बोले कि यार आजकल ना इंफॉर्मेशन ओबेसिटी हो गई है। वाह, इतनी जंक इंफॉर्मेशन, Obesity, wow. ओबेसिटी है, जंक इंफॉर्मेशन है। तो आप तय तो करोगे आपके लिए अंदर नुकसान क्या कर रहा है, फायदा क्या कर रहा है। एज यू सेड कि भाई वो खाने से हो क्या रहा है मुझे से इंफॉर्मेशन से, और व्हाट एम आई डूइंग विद इट। उल्टी कर रहा हूँ कि मतलब पचा रहा हूँ उसको। तो वो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत आप बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने अभी जो कही। और अब इससे ना मैं आपको वापस वहाँ ले जाता हूँ जहाँ जहाँ से बात शुरू हुई थी, कि हमारे बहुत नॉन लीनियर फॉर्मेट एब्स्ट्रैक्ट थिएटर है। एब्स्ट्रैक्ट ही है, बिकॉज आई थिंक लाइफ से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट कुछ कुछ नहीं है है। ही नहीं। हाँ, मतलब अब्सर्ड तो बिल्कुल ही है। हाँ, मुझे लगता है अब्सर्डिटी को समझने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। आते हैं। तो जो आप कान गए तो आप अपनी फिल्म लेके गए, आपका ये वाली बात हमने अभी की नहीं थी ना, डायरेक्शन वाली। तो मैं थोड़ा सा इस पे भी कि ये स्विच कि यार मैं अपनी फिल्म बनाता हूँ, ये, और आपने बनाई इससे पहले भी, मतलब 2001 में, आई टेल यू, दानव जब आई थी। दानव। हाँ, 2001 में क्या हो गया था कि मैं जो, मतलब हर साल 2 या 3 नाटक लिखता था, और शॉर्ट प्लेज अलग, ये फुल लेंथ प्लेज की बात है। तो मुझे ऐसा लग गया था कि 2000 के बाद 2001 मुझे ऐसा लगा ये तो, बसंत का तीसरा यौवन एक नाटक किया था मैंने सोनाली कुलकर्णी के साथ। तो वो करने के बाद मुझे लगा ये वही हो रहा है सारा, कुछ तो ब्रेक करना चाहिए। तो मैंने पूछा कि सीज़न क्या है, तो किसी ने कहा कि बसंत ऋतु है। मैंने कहा बसंत ऋतु आम के बाग तो कहाँ होंगे, किसी ने कह दिया मेरे हैं, नासिक के आसपास है। नासिक के नहीं, इधर तलेगांव के पास। तो हम गए, घूमने गए, और जब बड़े बड़े पेड़ दिखे आम के, मैंने कहा यार फिल्म बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कैसे बनाओगे फिल्म। मैंने कहा चलो देखते हैं। बैंक पर पैसे देखे। मेरा एक दोस्त था आकाशदीप,
बहुत अच्छा दोस्त। उसका हमेशा कहता था वो कि हर एक के अंदर एक मकरंद होता है। उसका कहना था कि तुम एक ऐसे हो कि जो तुम्हारा मन करता है वो करते हो। तो ऐसा नहीं था, पर जो अफोर्ड करता हूँ, जो अपने पास है। तो उसने कहा मैं कुछ पैसे तेरे लिए लाता हूँ। उसने किसी से बात की, लेकिन मेरे पास जितने पैसे थे जब करना था तो वो कम थे। तो मैंने सोनाली के सेक्रेटरी से कहा कि मैं फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, 4 दिन की डेट दे। तो उसने कहा कि 4 दिन में फ़िल्म कैसे बनाऊँ? मैंने कहा मैं शुरू करना चाहता हूँ, बस ख़त्म करना नहीं चाहता। तो वो हंसा। अब सोनाली ने भी हाँ कह दिया, सयाजी शिंदे ने हाँ कह दिया, आर्यन वेद एक तो उसने हाँ कह दिया। तो मैंने एक बस मंगाई। बस में सब लोग, पृथ्वी थिएटर के बाहर बस थी, तो लोग भोपाल रंग मंडल से भी, कोई हबीब तनवीर साहब का एक्टर आ रहा था जिसने बहुत ही अच्छा काम किया स्वदेश में, जो जुलाहा बना था। उसने बहुत ही अच्छा काम, सीन बहुत बढ़िया किया। तो वो आ रहे थे और उनको कहे मकरन जी आपके साथ काम करना है। मैंने कहा वो बस है, जाके बैठ जाओ। बैठ जाओ। तो बोले कपड़े नहीं है। मैंने कहा खरीद लेंगे वहाँ। तो वो फिल्म मैंने शुरू कर दी और विशाल ने कहा मैं तुझे गाना बना के देता हूँ। मैं विशाल के पास गया। विशाल भारद्वाज हमारा मित्र, जिसने मुझे थिएटर के लिए भी मदद की थी। उसने मेरे थिएटर का, कान जाने को, वहाँ हॉलीवुड जाने को बोला था कि वीज़ा करा दे। ये वो मेरा एक कमाल का, कुछ लोग होते हैं जो जुड़ते रहते हैं। हालांकि उसकी पहली फिल्म में भी मैंने काम किया, मकड़ी। मकड़ी में। तो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था। तो जावेद साहब ने वो गाना लिखा। तो आशा जी से उसने गवाया, विशाल ने। आशा जी आई। मैंने कहा आशा जी मेरे पास जितने पैसे थे, कुछ पैसे थे, और मैंने कहा ये पैसे, मैंने विशाल से कहा कैसे करूँ मैं, लेकिन फिर मैंने जाके उनको कहा एक झप्पी देता हूँ और ये पैसे है बस। वो हंसी। बहुत खूबसूरत गाना, बहुत ही मतलब, इट्स 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 रियली सैड दैट दैट सॉन्ग इज़ नॉट आउट, बट व्हाट अ सॉन्ग। विशाल कॉम्पोजिशन। आई होप आई मैनेज टू गेट ऑडियो, बिकॉज अब मैं बात करते हुए मुझे लग रहा है कि वो गाना जो वाकई में म्यूज़िक लवर्स है उन तक पहुंचना चाहिए। तो फिल्म एक बसंत में नहीं बनी, 2 बसंत में बनी। और फिल्म जब मैंने 16 mm पे शूट की, उन दिनों में वो मॉनिटर भी नहीं होता था। सो there was this Sanjay Dama whom I took because I had no formal education, थिएटर से डायरेक्ट मैंने लिखी फिल्म। वो तो उधर सेट पे जाके भी लिखता था, कहानी थी दिमाग में, एक फ्री फ्लोइंग सी फिल्म। मतलब हाल ही में जब वंकार वाय का मैंने पढ़ा तब मुझे ऐसा लगा रही वाह, हमने तब कुछ किया था। कि उसका कहना था कि उसने हिचकॉक के जैसे उसने कोशिश की थी कि सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, एवरीथिंग यू नो। तो बोला लेकिन डायरेक्शन करने गया तब वो जो लिखा था वो छोड़ के और कर रहा था। तो उसको समझ में आया कि नहीं नहीं, मोटा मोटे कुछ सीन लिखे होने चाहिए, आपको आपका वर्ल्ड मालूम होना चाहिए। सो आई थिंक आई न्यू अबाउट दैट। फिल्म बनी। मेरे एक दोस्त है संजय दामा, वो मेरे साथ आया शूट पे। हु वाज ऑन लगान, स्क्रीन प्ले राइटर। फिर यहाँ चंदन अरोड़ा, वन ऑफ द डायरेक्टर्स एंड एडिटर्स ऑफ रामो, व्हेन ही केम टू नो ही सेड आई एम एडिटिंग योर फिल्म, जस्ट गेट इट। तो वीडियोक्राफ्ट जब वो बड़ी बड़ी फिल्में एडिट करता था, उसने कहा तेरा मैं एडजस्ट कर लूँ। एंड सो फ्रेंड्स वर देयर। बट जब वो फिल्म बनी तब एक डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाई और उन्होंने कहा कि ये फिल्म तो कभी रिलीज़ नहीं होगी, ये क्या अलग सा कुछ बना दिया तुमने। वो मैंने बंद कर दी। मैंने छोड़ो कैंस रख दिए। 2 साल बाद मीनाक्षी शेडेकर के आज बहुत बड़ी है वो, मतलब शी ऑर्गेनाइजेज, आई मीन शी इज़ ऑन द जूरीज ऑफ वेरी बिग फेस्टिवल, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स। शी इज़ बीन अ क्यूरेटर ऑन मेनी फेस्टिवल्स, I think like Berlin or something, I think. So she had called then and she told me that there is somebody from Cannes who wants to see different kind of films, and I know that you've made a film.
And when I told them about you, that you're a theatre person and you made a film, they're showing a lot of interest to watch your film. तो मैंने कहा आप छोड़ दो क्या है, पर VHS थी, मैंने VHS दे दी. अब वो VHS गई और उन्होंने काफ़ी फिल्में देखी और मुझे फ़ोन आया था, वो स्टीफान करके था, और उसने कहा कि ये भी सी 110 films, anything is the nerve is very good film. Cut to Christmas Eve 2003, I get a phone call. Kiran Devans was with me, this cameraman friend of mine. And he said, pick it up. I said, yaar, pata nahi kya number hai, to le lo. And it was a phone from Paris. And it was from Olivier Pierre, the festival director Fortnite. And they said, we love the piece of cinema, it's a beautiful piece of cinema. And do you mind we change the year? Because I'd made it in 2001. They said, do you mind it? We really want this film and we don't think we'll get 20 better films than this. That was amazing to hear all that. And you mentioned that people make film to come to Cannes, but they should understand that you make a film and Cannes will reach to you. And it was. And that happened with you. And I got a mail, I went to Shekhar Kapoor and Shekhar said that you better be serious. I spoke to Khan. They're serious about you. And I don't know, when they wanted 35mm, I tried to blow it up, and then I had my negative damaged in some places. When I sent it to them, they were not happy with the print and they said, now what to do? They said, ek kaam karo, we love your film so much that you reshoot those portions and get it next year, we'll have it. But what had happened, 2-3 साल बीत चुके थे, तो I was not in the same frame of mind. अब कंटिन्यूटी नहीं होता फिर वो. नहीं होता, और मेरे पास वो जुनून नहीं था जो तब था. तो मैंने ऑनेस्टली बोल दिया ये नहीं हो सकता. तब मुझे कई लोगों ने ये भी बोला तुम मूर्ख हो. That was the point where Khan was welcoming you at that time in 2004. और मैं गया नहीं, वीज़ा वगैरह सब आया था. फिर मैंने एक फिल्म इस साल 2024 में शूट हुई मेरे ख्याल से हमारी फिल्म 2000, तो बन गई फिल्म. एंड देन दैट वाज अ शॉर्ट फिल्म विच आई प्रोड्यूस्ड. निवेदिता पोनकर केम विद अ सब्जेक्ट कॉल्ड द प्रेयर, शॉर्ट फिल्म, एंड आई प्रोड्यूस्ड इट. सिस्टर एक्टेड Aditi. वहाँ भी ऐसा हुआ कि वी रियली गॉट द बेस्ट टेक्नीशियंस. अमित रॉय सेड द DOP आई विल शूट, shot Sarkar and many big films. Deepa, one of the top editors. Then Kunal was another sound recordist, top. Then musician also, Tubby. You know, I got everybody from poster maker to everybody, even the trailer guy. They all were said we'll be part of it. And the film, we shot it on black and white, and I saw the film. Ashu saw the film, and the screening went well, and we thought, yeah, इसको लेके मैं कान मार्केट में जाता हूँ. अब वो कान में भेजी, लेकिन ये रिलीज सिलेक्ट नहीं हुई. I said, लेकिन ये फिल्म अच्छी है, अपने को पता है. मैं गया. अब वहाँ पर डायरेक्टर्स फोर्टनाइट के फेस्टिवल डायरेक्टर तक ये बात पहुँचाई. And they said, we would like to meet Makran. I went there to meet him. And that Christopher said, he's now festival director. They stood up and they said, after 21 long years, we are meeting you. It's a long wait. And I thought it was the biggest, more than a red carpet treatment. Yeah. You know, I got something bigger than that somebody. And he said, I had watched Dano then. He was not the festival director then. He said, I had watched it. And it was one of the first films which was selected then. And ऐसा एक, you know, you feel कि हमने तो कभी किसी बड़ी बातें की नहीं, लेकिन कितना रिस्पेक्ट है इनका आर्ट के लिए, लोगों के लिए. फिर मैंने उनको प्रेयर के बारे में बताया. And then he saw the film and he replied, that was more heartwarming. He said,
We get 2,500 films. How do we watch it all? But let me tell you, the film which I saw is so good. And the film director Nivedita should not, yes, she'll find audience because you need a little bit of luck also. But I realized that कि मैं कान गया and again something happened, and I told them what the new film which I want to make was, and they saw they looked at it and they said, we are hoping to host you again, and we are, so now it is up to me what I do, but I think कि एक नई जर्नी है. You feel there is commerce, of course Cannes is commerce also, but art अलग लेवल पे है वहाँ पर. And I feel that कि मेरा जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि नाटक तो मैं करता ही हूँ, लेकिन फिल्म बनानी है मुझे, क्योंकि वो एक अलग मीडियम है. और इस बार मैं जो भी बनाऊंगा भी, मतलब 1-2 जब भी फिल्में बनाऊंगा, it will definitely, as a producer, as a writer director, I think I'm going to value my understanding of art. I will, वो बोलते हैं ना, गरिमा आपकी आपने खोनी नहीं चाहिए. और इस दौर में खास करके कहीं तो विश्व में एक वायलेंट दौर चल रहा है, हिंसक, हर जगह हिंसक है. और ऐसे में वो, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात मुझे बहुत कमाल की लगी थी कि जब महायुद्ध चल रहा था तब वो अपने लैब में था, वो बिल्कुल भी महायुद्ध के पक्ष में नहीं था, कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहा. तब वो जब दुनिया विश्व को वित्त हानि या जीव हानि कर रही थी, तभी एक आदमी विश्व क्या है ये समझने की कोशिश कर रहा था. हमसे हमारे एक गुरु हैं, उनसे बीच में वही बात थी जो आप कह रहे थे ना कि एंगर आ रहा है और परेशानी, तो ही टोल्ड मी, सेड एक बात बताओ, जब दिल्ली सीज हुई थी, जब 57 में अंग्रेज घुसे और दिल्ली सीज हुई और फिर उन्होंने मारा, गालिब क्या कर रहे थे? शराब पी रहे थे और शायरी कर रहे थे. बोले वही उनको आता था. तो जब सब कुछ हो रहा था, वो अपने घर में बैठ के अपना काम कर रहा था. सही बात है. क्या करता? सड़क पे आके लड़ सकता नहीं था, तो वो जो कर सकता था वही कर रहा था. वो आर्टिस्ट आदमी था, वो अपना काम कर रहा था. तो एग्जैक्टली सेम थिंग दैट यू सेड अबाउट आइंस्टाइन ना, अभी जो बात हुई कि कमाल नहीं, क्या है कि वो जो एक बात है ना कि आई एम स्टिल नॉट येट वेरी श्योर, लोगों को पता होगा, बट जो एक क्रांति लाना चाहते हैं वो अलग लोग हैं, वो फिर क्रांति की तरफ ही बढ़ते हैं. मुझे नहीं लगता कि वो एक, मतलब किताब लिखने वाले हैं, पेंटर्स हैं, पर वो क्रांति नहीं ला सकते. वो अपना बोल सकते हैं और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आपको फ़र्क चाहिए दुनिया में आपकी वॉइस से, तो वो कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा. वो या तो आर्ट की से आप एक कुछ अलग प्रश्न सॉल्व कर सकते हो लोगों. थोड़ा सा असहमत हूँ मगर मैं इसमें. जैसे अभी आपने बोला कि स्वदेश से फर्क पड़ा, पॉजिटिव पड़ा, लोग वापस आए छोड़ के, इन ए सेंस वैसे ही नेगेटिव भी पड़ सकता है किसी आर्ट फॉर्म से फर्क, है ना. अगर एक आर्ट फॉर्म आपको उकसाए, अगर एक आर्ट फॉर्म आपको प्रोत्साहित कर सकती है, तो वो आपको उकसा भी सकती है, बिल्कुल, है ना. तो वो फर्क तो है कि आप अपनी आर्ट से स्टेटमेंट तो दे सकते हो, इम्पैक्ट तो ला सकते हो, लेकिन हाँ, आप ऑन ग्राउंड उतर के आप हर चीज़ करना चाहो, वो आपके बस का नहीं है. कि गालिब अगर चाहते बाहर जाके के लड़ाई कर ले तो नहीं कर सकते थे, वो नहीं कर सकते थे. वो शायरी कर सकते थे कि जो हो रहा है वो सही है, गलत है, या उसका क्या है, या एज यू सेड कि दरवाज़ा खोल के देखो बंद भी है कि नहीं है. पर वो एक फ़र्क तो है कि यार आर्ट फॉर्म में, चाहे वो कविता हो, चाहे वो फिल्म हो, उसका इम्पैक्ट हो सकता है. उस इम्पैक्ट से लोग इधर से उधर सोच बदल सकते हैं. पर जो आर्टिस्ट है, क्या वो उतर करके तलवार लेके लड़ सकता है? नहीं कर सकता, वो उसका काम नहीं है.
उसका काम है या नहीं पता मुझे लगता है कि आर्टिस्ट क्या करता है कि वो दीवार पर बैठकर काफ़ी बातें करता हाँ हाँ, सतह पे रहता। है। एक बार मैं कहीं बैठा था और कुछ मैं सीरियसली बात कर रहा था तो जावेद साहब, वो एक ही बार में कभी जावेद साहब के पास बैठा था, कभी बात तो उनको ऐसा लगा कि ये मकरंद बहुत ज़्यादा इजी है, तो मुझसे समथिंग टू डू विथ ही हैड सेड कि तुम इतनी सीरियस मत हो ना, ये सतह पर गहराई ढूंढने वाले लोग हैं। तो मैं एकदम चुप हो गया, बट ही मेड सेंस। बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि सामने वाला जैसा है, मैंने अपनी बात जितनी जो है वो कह सकता हूँ उतनी कहनी चाहिए, क्योंकि मैं किसी पर परिणाम साधने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कहने की बात कर रहा हूँ। बाकी परिणाम प्रभाव क्या हो वो अपनी जगह है। जैसे स्टेज में हम अपनी बात, हम नाटक करते हैं, बस अब अपनी वो जगह आप रखो। पसंद आए नहीं आए, हम नाटक कर रहे हैं, तो नाटकों पे वापस आते हैं। हाँ, आप बहुत बस सबसे जरूरी बात। नाटक, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मैं एक्सप्रेस अगर कहीं हुआ हूँ तो बस नाटक में। भाई आपने हिंदी मराठी सारी भाषाओं में मतलब 50-60 से ऊपर बड़े नाटक, फिर छोटे नाटक जी जी। आपने किए। और वो जैसे आपने बोला कि ये फैक्ट है, क्योंकि ये वो चिराग को क्या, मतलब सूरज को क्या चिराग दिखाए वाली बात है। मुंबई शहर में थिएटर होता है, पृथ्वी का नाम आता है, मकरंद देशपांडे का नाम आता है, तो कुछ कुछ करने को है नहीं, कुछ कहने के लिए बचा नहीं है उसमें। एक एक बात जो आपसे पिछली बार हुई कि भाई आपने एज यू सेड कि मैं नाटक से को छोड़ के नहीं जा सकता, मेरा ऑक्सीजन है। ऐसा इम्पैक्टफुल कोई कोई बात, आप नाटक लिखते हैं, सबसे बड़ी बात वो है कि भाई उठा के सिर्फ एक स्क्रिप्ट उठा के नहीं करना है, नाटक बनाना है। तो सर सरला हो या बाकी नाटक हो, कोई ऐसा वाकया जो नाटकों के दौरान आपको लगा कि यार मैं सही कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ ना, मुझे तो मज़ा आ रहा है, सामने वालों को भी मज़ा आ रहा है। जी जी। तो अड्डेबाजी तो मुझे पता है कि पृथ्वी की अड्डेबाजी जो होती थी, बहुत लोग आते थे और एज यू सेड कि भाई आओ चलो नाटक करते हैं, हाँ मतलब बिल्कुल, हाँ उतना ही वो तो सिंपल, हाँ उतना ही सिंपल था वो। उतना ही सिंपल। कोई कोई वाकया कोई एंट्री फी नहीं थी। हाँ पर मैं आपको बताऊं कि वाकई मतलब कि मुझे पहले तो बात ये बतानी चाहिए कि नाटक आप एक आर्ट फॉर्म की तरह कर रहे हो या नाटक निजी ज़रूरत है। हाँ तो मेरे लिए नाटक, जैसे तारकवास्की की बहुत खूबसूरत लाइन मैंने पढ़ी थी, जो इतने दुनिया के मेरे ख्याल से जितने जब भी कहा जाएगा द बेस्ट फिल्म मेकर्स, उसमें उनका नाम हमेशा रहेगा। तो उन्होंने कहा था टू, मतलब कि टू द ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड बेस्ट पॉसिबल वे टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ थ्रू आर्ट, एंड he was trying and then he found cinema। तो मुझे लगता है कि मैं व्यक्त होते होते मुझे नाटक मिला है, और मुझे लगा कि नाटक की सुविधा में मैं खुद को व्यक्त कर पा रहा हूँ। और व्यक्त होना खुद को मतलब क्या है कि आप का होना, आपके माता पिता का होना, समाज का होना, आपको समाज में दिखने वाला परिवर्तन, उसका आप पर होने वाला असर, फिर आपने समाज को नष्ट होते हुए देखा या बनते हुए देखा, इसमें आपको कष्ट हुआ या खुशी हुई। तो ये देखते हुए जो सवाल, जो प्रश्न खड़े हुए हैं, उनके उत्तर लिखते हुए नाटक बने। क्या बात, क्या बात, आपने समअप कर दिया। मतलब मैं गूज़बम्प्स वाली बात है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बस ये तो बहुत ही सरलता से आपने पूरा इसको यही है। इसलिए ना मैंने कभी कोशिश की कि मैं तेंदुलकर साहब की तरह नाटक लिखूंगा, या बादल सरकार या गिरीश कर्नाड, या मैं लॉर्का की तरह लिखूंगा। हालांकि पिरांदलो, रियली आई फील, मतलब लुई पिरांदलो, ऑफ कोर्स तेंदुलकर साहब तो है ही, पर कालिदास आई थिंक कुछ, या मेरा मध्यम वियोग भास वन ऑफ द फेवरेट प्ले राइट्स है। बट अगर आप मुझसे कहो कि नाटक विधा क्या है, तो मुझे लगता है भीतर के प्रश्न, भीतर का आक्रोश। When you need to shout, it becomes a play.
मनोरंजन ये शाउट है कि नहीं मुझे नहीं पता। मेरे नाटकों में मनोरंजन हो जाता है, वो अलग बात है। वो मेरे स्वभाव का मुझे लगता है कि गुण है कि मैं किसी चीज़ को इवेंचुअली मनोरंजक बना देता हूँ। मनोरंजन बना देता हूँ। कि मैंने एक माँ इन ट्रांजिट नाम का नाटक किया जिसमें मेरी माँ गुजर गई रियल लाइफ में, और मैं बहुत शॉक में था, सदमे में था कि मैं रात में था नहीं, और तो उससे मैं निकल ही नहीं पा रहा था। तब मैंने लिखा नाटक माँ इन ट्रांजिट, कि हमारे इसमें लिखा जाता है कि शास्त्रों में है कि 10वें दिन वो जो पिंड बनता है, चावल का गोला बनता है, तब वो कहते हैं कि अभी ये अंतिम भोजन है, भोजन आपकी अंतिम यात्रा, माता जी की अंतिम। मैंने कहा अंतिम यात्रा मतलब? तो बोले एक नदी होती है वैतरणी, वैतरणी, उसको क्रॉस कर जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये है, तो नाटक में वहीं से शुरू करता हूँ। तरुण एक मेरा मित्र है, उसने गुरुजी का रोल किया, और मैं उससे कह रहा हूँ कि ये कह रहे हो तो वैतरणी कौन सी मतलब? तो कहता है कोई भी, आप नर्मदा, गंगा, कुछ भी। तो बोले ठीक है गंगा। तो मैं उससे कहता हूँ आप इतने शास्त्र में अगर लिखा है, मैं मिला नहीं हूँ, तो मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, तो बता दो नदी का तट बना दीजिए। नदी का तट? बोले मैं ही नहीं कर सकता। बोले ये पत्थर है, सब भूमि पूजन कर दीजिए, नदी का तट बना दीजिए। और वो नदी का तट बनता है शमशान में, और माँ से मिलता है, आता है। अब वो जो जर्नी है, मुझे लगता है वो नाटककार जीवन से आया हो। कई नाटक मैंने, मिस ब्यूटीफुल हो या जो भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जर्नी टू बी, अभी अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात हुई, अल्बर्ट आइंस्टाइन मैंने बच्चों के लिए किया, सोलो शो है, बच्चे और उनके पेरेंट्स के लिए। क्योंकि मुझे लगता है आइंस्टाइन, जैसे आइंस्टाइन और चार्ली चैपलिन जब मिले थे, तब चार्ली चैपलिन ने कहा ये देखो लोग आ रहे हैं, मेरी हर बात उनको समझ में आती है इसलिए वो मुझे जानते हैं, और तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आती इसलिए वो तुम्हें जानते हैं। क्या बात है। ये उन दोनों के बीच का संवाद था। तो मुझे लगता है कि वो आइंस्टाइन में लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था, वो खास करके बच्चों तक। जो नसीर साहब ने किया, वो लिखा हुआ, वो अडल्ट लोगों के लिए बहुत बेहतरीन, मतलब। तो मुझे लगा नहीं, मैंने ऐसा कुछ लिखना चाहिए जो खुद लिखना चाहिए। तो मैंने फिर वो लिखा अल्बर्ट आइंस्टाइन के बचपन के माइंड्स की, वो उनका माइंड प्लेस क्या था, व्हाट वाज दैट, और वो माँ क्या थी उनके जीवन में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे वो मिला, जहाँ पर वंस आई एंटर्ड दैट। और तो अब वो मेरी निजी ज़रूरत है। और अगर मैं बताऊं कि जब मैंने आइंस्टाइन किया तो मुझे पेरेंट्स ने इतना ही कहा कि अगर आप जैसा कोई बता दे, पढ़ा दे, तो बच्चे क्यों ना पढ़ेंगे। क्योंकि उसमें मैंने इंपॉर्टेंट बात ये कही थी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन आके कहता है कि मेरा नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन है, मुझे लिख के दिया मेरे ड्राइवर ने, क्योंकि उनका कहना है मैं भूल जाता हूँ, और सच कहता हूँ भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं रट्टा मारना मुझे पसंद नहीं है। जो मुझे कोई बता सकता है वो मुझे याद रखने की क्या ज़रूरत है। मैं वो चाहता हूँ जो प्रश्न मेरे अंदर खड़े हो जाए, उसके जवाब ढूंढूं, और वो जवाब मेरे हो। तो मुझे लगता है कि आइंस्टाइन की जो शैली थी पढ़ाई करने की, तो वो पेरेंट्स को इतनी पसंद आई, और टीचर्स को खास करके, कि एक टीचर ने तो मुझसे कहा है कि लेट्स हैव यू इन आवर स्कूल एंड सी दैट कि फर्स्ट टाइम we are also educated as parents and teachers and students. We saw students enjoying Albert Einstein creation. So I think this is what I've been trying. मेरा एक सरला नाटक था, वो मैंने बंद किया, वो अनुराग कश्यप, सोनाली कुलकर्णी, राजेंद्र गुप्ता जी, वो जब बंद हुआ 5-6 साल बंद था, वो 2001 से 2006 तक किया, और वो नाटक लोगों को बहुत पसंद आया। जब बंद होने के बाद जैसे वो फिर से किया, वो क्यों किया? क्योंकि एक पेरेंट ने मुझसे आके कहा था, डॉक्टर थी, कि आपने वो नाटक बंद क्यों किया। मैंने कहा क्यों आप ऐसा कह रही हैं? तो कहती है क्योंकि मेरे कुछ जीवन में सवाल थे, उसके जवाब वो नाटक में ने दिए थे, तो आपने बंद कर दिया, आपको लगता है आप लोगों के सवाल नहीं है, वो उत्तरदायित्व आ गया मेरे ऊपर आ पड़ा। तो मैंने कहा चलो फिर से शुरू कर। एक तो प्ले बताना बहुत ज़रूरी है कि मैंने एक प्ले किया था
गृहलक्ष्मी पत्नी, बाद में मैंने नीलाद्री के साथ बहुत इंटरेस्टिंग मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक मैंने क्या किया था, नीलाद्री की वजह से हुआ था। जो सितार माइस्ट्रो है उन्होंने कहा था कि तुम्हारे साथ कुछ मुझे करना है, तो फिर हमने ऐसा किया कि मैं सोलो कर रहा हूँ और वो सोलो बजा रहे हैं। तो वो सब्जेक्ट ऐसा था जहाँ पर ये आदमी दौड़ते हुए घर आ रहा है क्योंकि घर में अब ज़ोर से म्यूज़िक चल रहा है, और अंदर जाता है और डांटता है अपनी पत्नी को, और अब क्या करूं, ऑडियंस से कह देता है अब ये इससे कौन कहें कि अब देखो देह छोड़ जाता है, पर हमारे यहाँ पत्नियाँ क्या करती है, गृहलक्ष्मी बन जाती है, घर नहीं छोड़ती। तो पत्नी गुजर चुकी है लेकिन घर नहीं छोड़ रही, तो अब प्यार क्या है, उसे नहीं छोड़ रहा है क्या है, और वो पूरा जीवन बताया उसमें। तो ऑडियंस एक मेंबर रही और मैं उससे मिला नहीं, मैं लोगों से मिलता रहा। आखिर में 12 बजे मेरा ध्यान गया, मैंने कहा आप अभी तक हैं, सो सॉरी। तो उनके आंख में आंसू थे, तो उन्होंने कहा जो अभी आपने अंदर दिखाया मेरे जीवन में है वो, तो आप तो जी गए। मैं मेरे पति के साथ यहाँ नाटक देखने आती थी, तो आज वो है नहीं, लेकिन मैंने उससे कहा मैं नाटक देखने जा रही हूँ और आपने तो बिल्कुल ही, तो मुझे बताइए क्या मैं ऐसे जी सकती हूँ? क्या आंसर है? मैंने कहा देखो नाटक में, आर्ट में हम कर सकते हैं, लेकिन निजी जीवन में क्या आप नाटक करोगी? तो बोले मतलब? मैंने कहा बस इंट्रोड्यूस मत करना लोगों को कि मीट माय हस्बैंड, लोग वो झेल नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें आदत नहीं है, वो आर्ट में देख लेंगे, जीवन में नहीं। तो कैन यू बी विथ योर ओन and believe. and believe? Yeah. She was, I don't know whether she got, but that's what I had. But many experiences about, मतलब उसमें माइंड ट्रांजिट की बात करता हूँ, उसमें एंड में वो कहते हैं हमारे यहाँ कि आप अगर सपने में जो खो चुके हो वो अगर हंस दें आपको आके, तो आप कुछ बोल दें तो आप फिर ये हो जाता है और फिर वो आप जाने देते हो। तो मैं एंड में इन माइमिंग ऐसा अम्बिलिकल कॉर्ड माँ से शमशान में तोड़ रहा हूँ, ऐसा किया मैंने खाट। आप मानोगे नहीं, वो शो के बाद लोग कई आए और मुझसे कहा कि हम अपने फादर को नहीं छोड़ पा रहे थे आज ये नाटक देख के, कहीं तो कुछ छूटा। तो ऐसा जरूर होता है, क्योंकि अगर आप जीवन के साथ जुड़े हुए प्रश्नों के अगर आप उत्तर ढूंढ रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं छू जाएंगे वो। बिल्कुल। और मेरा ना ये आग्रह भी नहीं है कि मैं आपका मनोरंजन कर रहा हूँ, और मनोरंजन हो रहा है वो अलग बात है कि लोग हंस रहे हैं, मैं तो व्यक्त कर रहा हूँ अपने, मैं व्यक्त कर रहा हूँ, उसमें लोग कह रहे हैं हम आपका नाटक देखना चाहते हैं। आई थिंक इससे खूबसूरत कोई बात हो नहीं सकती है ना, इससे बढ़िया क्या होगा किसी आर्टिस्ट के लिए। अगर इस पे ना एक बार हम फिर से बैठेंगे, सिर्फ नाटकों पे बात करें, कोई फिल्म की बात नहीं होगी इस पे। एक आखिरी सवाल आज के लिए, और सवाल क्या मतलब एक बात है, और आपसे पिछली बार बात हुई थी तो ये मन में मेरे भी रह गया कि जैसे डॉक्टर्स जब ट्रेनिंग करते हैं तो उनको ना एक होता है कि इतने साल आपको रूरल सर्विस करनी है, डॉक्टरी गांव में जाके करनी है, इंजीनियर्स होते हैं उनकी पोस्टिंग होती है यहाँ पे जाकर करनी है। एक्टर्स जब ट्रेनिंग करते हैं स्टेज की ड्रामा स्कूल में और फिर वो उनका पहला एम होता है कि वैसे आप सिनेमा छोड़ देंगे कि मुझे थिएटर करना है, जी वो थिएटर सीख के कहते हैं मुझे फिल्म करनी है। कई लोग, नॉट सेइंग एवरीबॉडी, बट द गोल इज सेट। सो आई जस्ट वांट वन टेक फ्रॉम यू कि क्या कंपल्सरी थिएटर सर्विस टाइप की जैसे कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस होती है, कुछ ऐसा होना चाहिए क्या? इसको एक्चुअली थोड़ा सा पर क्या वो उसका ये भी थिएटर में पैसा भी नहीं है, मतलब फिर वो भी बात है ना कहीं पे आकर के। वो एक बात है, पर मुझे लगता है पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो ड्रामा स्कूल में ज्वाइन हुए थे वो इन्फ्लुएंस क्या था, वो नाटकों का इन्फ्लुएंस था क्या, या फिल्मों की इन्फ्लुएंस की वजह से एक्टर बनना चाहते थे, तो एक्टर बनने के लिए स्कूल क्या है, तो वो ड्रामा स्कूल। कारण पहले से ही अलग था, आज जाके इतने स्कूल्स हुए। अब जैसे कई जिलों में आज भी उनको लगता है फिल्म की एक्टिंग है, वो करने के लिए ड्रामा करना चाहिए, या स्कूल का है तो ड्रामा स्कूल है।
तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग ड्रामा स्कूल गए थे ड्रामा करने. देखो वो आई थिंक दैट नीड्स टू बी फर्स्ट क्लैरिफाइड. So we are blaming them that they are not doing play, but they never came. They came to learn acting, and they enjoyed doing dramas. So I don't think that is their primary concern also. The other only thing which I feel is, especially institutes where government is paying for you, Like an NSD. NST, I think that needs to be looked into, that if government is spending so much money on you to become actors to serve country, मनोरंजन, तो आपको नाटक करने चाहिए. आप जैसे वहाँ एडमिशन के लिए क्राइटेरिया है कि आपके 10 नाटक होने चाहिए, तो ऐसे निकलने के बाद भी करने चाहिए 10 नाटक. हर साल इतने करने चाहिए, वो होना तो होना चाहिए. मुझे लगता है जो कुछ लोग कर रहे हैं, जैसे नसीर साहब हैं, कर रहे हैं. वो भाई बाकी कई लोग कर रहे हैं, मतलब जो एनएसडी से लोग आए कर रहे हैं, पर वो शौकिया कर रहे हैं या जब टाइम मिल रहा है तब कर रहे हैं. हाँ, अब कुछ लोग टीचर्स बने थे, दैट इज नाइस दैट दे आर गिविंग बैक एज टीचर्स, बट वो फिर से मतलब आई वुडंट बी एबल टू, बट आई फील कि यस रहने खाने के खर्चे बहुत होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, बट फिर भी मुझे लगता है कि जब तक आपकी निजी ज़रूरत नहीं है ना, नाटक करना एक अलग कमिटमेंट है. अभी एक अलग किस्म का एक नाटक चलने शुरू हो गए हैं जहाँ पर एक्टर को बहुत पैसे मिल रहे हैं. मतलब मैंने सुना है, अब नाम नहीं लेता, कि फिल्म एक्टर अब नाटक इसलिए कर रहा है क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं. टूर जा रहा है, अमेरिका होके आ रहा है, यहाँ ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, वो अलग किस्म के नाटक बन रहे हैं आजकल, बड़े नाटक जिसपे बड़ा पैसा ले रहे हैं. तो बोले फिल्मों में थोड़ी मिलता है, वीकेंड में 4 शोज कर लो, वो ज़्यादा पैसे. तो अब क्या है कि मुझे नहीं पता है कि ये सारे नाटक है भी या नहीं है. नाटक मुझे लग रहा है बहुत ही पर्सनल चीज़ है, और एक्टर के लिए भी पर्सनल है, क्योंकि वो ग्रोथ है. एक नाटक का एक्टर बनना एक अलग डिमांडिंग है. उसके लिए वैसे जीना पड़ता है. आप यू ट्रैवलिंग, एंड इफ यू आर नॉट अ 5-स्टार एक्टर, यू नो, कुछ लोग जो स्पेक्टेकुलर थिएटर अभी आजकल बन रहा है वो 5-स्टार एक्टर्स है, बट जो एक नॉर्मल एक्टर्स है वो बहुत डिमांडिंग है उनके लिए. सो आई थिंक, और उसका मनोरंजन भी, मतलब आई हैव सीन ऑडियंस विच कम्स टू माई प्लेस एंड देन दे, मतलब द फर्स्ट थिंग दे विच कम्स फ्रॉम देयर कि यार हम फिल्म में इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस. मतलब सॉरी, it's not that saying against anything, but the experience of the medium when they enjoy it. No, it's like anything. Music live is music live. Live. Yeah, you recorded music is never same as live music. It's तो वो impact है वो, और तो वो आपसे डिमांड भी करता है, और आप उसका मजा लेना चाहते हो तो कीजिए आप. मतलब मुझे लगता है हम मजा लेते हैं बस, और जीते हैं तो we enjoy it more, I would say. थैंक यू सो मच. एक बार नाटक पे हम दोबारा जरूर बिल्कुल करेंगे. कई सारे मेरे बातें रह गई हैं, बहुत सारी रह गई, बट आई एम ग्लैड दैट वी स्पोक समवॉट फिल्म, समवॉट. we will talk about theatre separately, and we'll definitely have one long chat with you on that. Until then, यूं ही चल रहा है. Thank you so much. Thank you, man. Thank you.